तो करेक्ट फिर कर पाई दिया। पाई एसिड क्या एसिड, होते हैं फिर? पाई एसिड लिगेंड मैंने लिखवाया था। पाई एसिड या फिर मैंने लिखवाया था यहाँ पे, वेट में दिखा देता हूँ मैं तुम लोगों को। पाई एसिड या फिर पाई एक्सेप्टर। तो पाई ये मैंने लिखाया एक्सेप्टर, था। ओके सर। हाँ, पाई एक्सेप्टर यहाँ पर ये कहाँ हो गया, अनबीडेंट के बाद था फ्लेक्सीडेंटेड, पाई एक्सेप्टर और पाई एसिड लिगेंड यहाँ पर है ना बेटा। ये मैंने बताया था, यस यहाँ पर सर। 3 लिगेंड होते हैं, ठीक है, CO, CN और NO, ये तीनों है। ये तीनों क्या है बेटा, पाई एसिड या फिर पाई एक्सेप्टर लिगेंड, है ना। और किसी कोई डाउट है? 9B का सर 8। 10 सर, इसी वाली का 10। सी का 10, 10th में है द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम इन ए कॉम्प्लेक्स इज डिटरमाइंड बाई। तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है बेटा, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड फॉर्म्ड बाय द मेटल आयंस, है ना, ये होता है Yes, sir. नंबर। ये तो ओके सर। सिंपल है। सर 14। क्वेश्चन नंबर 14, ऑल लिगेंड्स आर, जितने भी लिगेंड्स है बेटा वो लोन पेयर डोनर होता है। इलेक्ट्रॉन लोन डोनर पेयर होता डोनर है। क्या होगा? हाँ, तो लोन पेयर डोनर को लुईस बेस बोलते हो, सर है लेकिन ना। एक केस में लुईस एसिड भी तो थे ये। नहीं, पाई एक्सेप्टर या फिर पाई एसिड, लेकिन जितने भी लिगेंड, जो पाई एक्सेप्टर लिगेंड है वो भी लोन पेयर डोनेट करेगा। वो तो स्पेशल केस था ना, जिसमें कुछ लिगेंड क्या करता है, एक्सेप्ट करने के साथ साथ, डोनेट करने के साथ साथ इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करता है। तो बेसिकली वो है क्या, पहले इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया, डोनेट करने के बाद उसने इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया, तो पहले डोनेट तो किया ना। अगर ओके सर। सर 15। विच ऑफ द फॉलोइंग, बेटा यहाँ पर मैंने अमोनियम आयन बताया था, अमोनियम आयन के पास कोई भी लोन पेयर नहीं डोनेट करने के लिए। जब मैं लिगेंड बता रहा उसमें मैंने बता दिया, तो जिसके पास लोन पेयर है वही इलेक्ट्रॉन डोनेट कर पाएगा। अमोनियम आयन के पास लोन पेयर नहीं है तो इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं तो करेगा, वैसे भी लिगेंड नहीं है। पॉजिटिव चार्ज है तो डोनेट ही नहीं करता है। नहीं ऐसा नहीं है, पॉजिटिव चार्ज है तो डोनेट नहीं है। बस ऐसे कटायन है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है बेटा, मैंने बताया था, जो लिगेंड 3 टाइप होता है बेटा, है ना, पॉजिटिवली चार्ज नहीं लिगेंड, सर, नेगेटिवली चार्ज पॉजिटिव लिगेंड और चार्ज है तो न्यूट्रल। अगर एक इलेक्ट्रॉन हो तो तोड़ देता हो। क्या कुछ एक नहीं सर। इलेक्ट्रॉन, ठीक है। देखो यहाँ पर जो अमोनियम आयन है ना, अमोनियम आयन में इस तरह से 5 इलेक्ट्रॉन था, हाइड्रोजन ने एक इलेक्ट्रॉन डोनेट किया, तो ये बन गया तुम्हारा लुईस डॉट स्ट्रक्चर ऑफ अमोनियम आयन, है ना। तो H+ था यहाँ पर, तो इसने इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया, तो जितने भी इलेक्ट्रॉन थे वो सब यहाँ पर बॉन्डिंग में यूटिलाइज हो चुके हैं, कोई भी लोन पेयर नहीं है ना। अगर लोन पेयर नहीं तो इलेक्ट्रॉन डोनेट कैसे करेगा, तो ये लिगेंड नहीं है। लेकिन अगर बात करोगे NH2 NH3+ का, ठीक है, तो यहाँ पर जो फर्स्ट वाला नाइट्रोजन है इसके पास लोन पेयर है, सेकंड के पास लोन पेयर नहीं है, NH2+ NH3+ के पास। तो ओवरऑल देखोगे तो N2H5+ ये है, तो N2H5+ क्या है बेटा, एक लिगेंड है ना, क्योंकि यहाँ पे जो फर्स्ट नाइट्रोजन है इसके पास लोन पेयर है डोनेट करने के लिए, लेकिन जो सेकंड नाइट्रोजन के पास लोन पेयर नहीं है। और तुम बात करोगे NH4+ के पास, तो यहाँ पर तो एक ही नाइट्रोजन है, इसके पास पॉजिटिव चार्ज है, तो ये लोन पेयर को डोनेट नहीं कर पाएगा, तो ये लिगेंड नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन सर DPP-B से। DPP-B। सर एक बार चिलेटिंग लिगेंड्स बता दो क्या होते हैं। चिलेटिंग रिंग लिगेंड फॉर्मेशन वाले। जितने भी पॉलीडेंटेड लिगेंड है उन सबको तुम चिलेटिंग लिगेंड बोल सकते हो। पॉलीडेंटेड लिगेंड तो क्या करेगा, रिंग बना लेगा। ऐसे मान लो तुमने एक लिगेंड लिया AB, ठीक है, AB एक लिगेंड है, तो अब यहाँ पर 2 डोनर साइट है ना, A से भी इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, B से भी, ठीक है। ये मेटल को इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, जब इलेक्ट्रॉन को डोनेट करके बॉन्ड बना लेगा, जब सिग्मा बॉन्ड से बना लिया, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लिया, तो कोई एक रिंग टाइप का बन गया ना। जितने भी रिंग फॉर्मेटिंग लिगेंड है या फिर तुम बोल सकते हो पॉलीडेंटेड लिगेंड, है ना। पॉलीडेंटेड लिगेंड क्या होगा बेटा, पॉलीडेंटेड लिगेंड चिलेटिंग लिगेंड होगा, ठीक है। ओके सर। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा क्वेश्चन था बेटा 5B में? सर 9B का 8। सर 9B का 8। 9B का सेकंड और 8। एक कहाँ चला गया, 9th B का
नाइन्थ बी का सेकेंड, तो FeCN6 माइनस एज, तो नेम ऑफ कॉम्प्लेक्स, तो इसमें क्या प्रॉब्लम बेटा? हेलो सर यहाँ साइनेडो आएगा। साइनेडो ही होता है। साइनाइड है तो माइनस है इसके ऊपर, तो साइनाइडो होगा यहाँ पर। सर इसी डीपीपी में कई जगह ब्रोमाइड की जगह ब्रोमाइडो लिखा था, तो सर बेटा ब्रोमो होता है ना। एक मिनट बता रहा हूँ, एक मिनट मैं इसको क्लियर कर दूँ अभी फिलहाल। तो अगर तुमने एनसीईआरटी पढ़ा होगा, एनसीईआरटी, तो एनसीईआरटी में लिखा होगा जो आईयूपीएससी नॉमेनक्लेचर है, रिवाइज हुआ 2004 में, ठीक है। 2004 में आईयूपीएससी नॉमेनक्लेचर रिवाइज हुआ। पहले क्या था, जो बीआर माइनस था वो था ब्रोमाइडो, ठीक है, ब्रोमाइडो। पहले ब्रोमाइडो लिखा जाता था, मतलब आईडीओ जोड़ा जाता था लास्ट में, है ना, आईटीई को हटाकर आईडीओ जोड़ा जाता था। लेकिन sir. अब ये हटाकर अब क्या कर दिया, जब रिवाइज किया गया तो यहाँ पर ओ जोड़ दिया गया, ब्रोमो, ठीक है। तो इस समय क्या बेटा, ब्रोमो, ना कि ब्रोमाइडो, ये ओल्ड नॉमेनक्लेचर है। तो जो कुछ क्वेश्चन इसका मिलेगा बेटा, जो तुम्हारा पैकेज है एनसीईआरटी में तुम्हें नहीं मिलेगा, एनसीईआरटी में तुम्हें ब्रोमो मिलेगा, ब्रोमाइडो नहीं मिलेगा। लेकिन जो ओल्ड क्वेश्चन बन चुका है एक बार, है ना, जो 2000 पहले के जो क्वेश्चन है उसमें ब्रोमाइडो लिखा होगा, तुम्हें मिल जाएगा। ओके सर। सर लेकिन एक डीपीपी में ऐसा था कि साइन नीडो, हाँ सही आंसर, साइन नीडो की जगह साइनाइडो ना, साइनाइडो होना चाहिए। लेकिन उसमें ऑप्शन में साइनाइडो था ही नहीं, साइन नीडो था, टीओ वाला। वो प्रिंटिंग मिस्टेक होगा, तुम समझ रहे हो ना, हो सकता है। ओके सर, यस सर। मतलब साइनाइडो होता है ना, बढ़िया साइनाइडो ही होगा। सर। एट्थ 10th सर 8 सर टाइपिंग एरर है उसमें काफी। तो 8 में क्या दिक्कत है बेटा? देखो यहाँ पर प्लेटिनम, जब प्लेटिनम का देखो यहाँ 4 कैसे आएगा सर? पहले प्लेटिनम का 4 कैसे आया बेटा? यहाँ देखो मैंने बताया था, अगर प्लेटिनम स्क्वायर प्लेनर है, देखो यहाँ पर देखो क्वाड्रेशन नंबर 4 है ना। यस सर 4 है। अगर क्वाड्रेशन नंबर 4 है तो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा? 2 होगा। और अगर क्वाड्रेशन नंबर 4 है तो यहाँ पर क्वाड्रेशन नंबर 6 होगा बेटा। प्लेटिनम मैंने बताया था, यहाँ पर नोट में लिखवाया था, नोट्स में, अगर प्लेटिनम, है ना, अगर प्लेटिनम ऑक्सीडेशन स्टेट 2 में हो, प्लेटिनम ऑक्सीडेशन स्टेट 2 में है तो क्या होगा बेटा? स्क्वायर प्लेनर होगा, ठीक है, स्क्वायर प्लेनर। और अगर प्लेटिनम ऑक्सीडेशन स्टेट 4 में है तो हमेशा क्या बनाएगा? ये बनाएगा हेक्सा, यहाँ पर जो क्वाड्रेशन नंबर 6 जाएगा, ठीक है, यहाँ पर जो क्वाड्रेशन नंबर 6 जाएगा, क्वाड्रेशन नंबर 6, ठीक है। यहाँ क्वाड्रेशन नंबर क्या है बेटा? क्वाड्रेशन नंबर यहाँ पर है 4। याद रखो, प्लेटिनम 2 क्वाड्रेशन नंबर 4, प्लेटिनम 6 क्वाड्रेशन नंबर 6, प्लेटिनम 4 क्वाड्रेशन नंबर 6, ठीक है। सर? ये कोई स्पेशल केस है क्या? हाँ, इसको मैंने नोट्स में लिखवाया था बेटा, पीपीटी में मैंने मिला नोट्स नहीं, में, शायद मैंने लिखा नहीं होगा। नोट्स में मैंने लिखवाया था, अगर प्लेटिनम +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, सेक्शन में लिखवाया था, प्लेटिनम और गोल्ड, अगर ये ऑक्सीडेशन स्टेट 2 में है तो स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री होगा, मतलब क्वाड्रेशन नंबर 4 होगा। नेक्स्ट सर इसमें लास्ट में क्या है? ये लास्ट में क्या? ए ऑप्शन के लास्ट में जो लिखा, ऑप्शन ए के लास्ट में दिखा प्लेटिनेट लिखा हुआ है, पैलेटिनेट लिखा हुआ है। तो स्पेलिंग एरर नहीं है? अबे यार, तुम तो बाल के खाल निकाल रहे हो, पढ़ने आए हो या फिर क्या? सर पूछ रहा था। 9C का थर्ड, 9C का थर्ड। इसको हटा दूं, इसमें कोई डाउट नहीं है। नो सर। इसमें देखो, a complex of platinum, ammonia and chlorine produces 4 ions per molecule in the solution. The structure consistent with observation age, ठीक है। तो अब यहाँ पर टोटल, इससे क्वेश्चन मैंने बताया था लास्ट क्लास में मैंने। यस सर सर। आयंस वाला नहीं बताया था, वो बताया था कि HNO3 AgNO3 से करेगा तो 3 मोल्स बनाएगा, इक्विवेलेंस वाला बताया था। अच्छा ठीक है, देख लेते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है कि कॉम्प्लेक्स ऑफ अमोनिया क्लोरीन, कॉम्प्लेक्स है प्लेटिनम, अमोनिया और क्लोरीन का,
ठीक है। तो प्रोड्यूसेस 4 आयंस पर मॉलिक्यूल, तो यहाँ पर टोटल 4 आयंस मिलना चाहिए, 4 आयन, ठीक है, 4 आयंस पर तो मॉलिक्यूल, 3 Cl बाहर है ना। तो द स्ट्रक्चर ऑफ कंसिस्टेंट, तो यहाँ पर तुम्हें देखना है कि कहाँ पर 4 आयंस मिल रहा है। देखो फर्स्ट वाले में देखो 4 क्लोरीन बाहर है, 5 4 मिलेंगे क्लोराइड इसमें। आयन होगा और एक तुम्हारा कॉम्प्लेक्स 5 हो गया। सेकंड में देखो, सेकंड में तुम्हारा एक कॉम्प्लेक्स हो गया और दूसरा क्या है, 4 क्लोरीन यहाँ पर है, तो 4 + 1 5 हो गया। जी सर। ठीक है, तो यही तुम्हें देखना है कहाँ पर 4 Yes, आयंस sir. मिल रहा है। तो 4 आयंस तुम्हें मिलेगा सी पार्ट में, जहाँ पर 3 क्लोराइड आयन है और एक तुम्हारा कॉम्प्लेक्स होगा 4 आयंस। सर इसमें सेकंड वाला तो आयंस में डिसोसिएट ही नहीं होगा। सेकंड वाला बेटा है ना, यहाँ पर देखो एक तुम्हारा पूरा कॉम्प्लेक्स होगा, यहाँ पर देखो प्लेटिनम NH3 होल ट्वाइस, प्लेटिनम के ऊपर 2 चार्ज है बेटा, पॉजिटिव चार्ज, प्लेटिनम पर 4 पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर है, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, क्लोरीन है, तो 4 क्लोराइड आयन हो गया, मतलब ये गलत हो गया है ना एक तरह से। तो अगर तुम्हें देखोगे यहाँ पर तो एक तुम्हारा कॉम्प्लेक्स हो गया और 4 क्लोराइड आयन, तो 4 + 1 5 नहीं हो जाएगा बेटा। सर तो मैंने कहीं पे देखा था एक क्वेश्चन, तो उसमें लिखा था कि सेकंड वाला डिसोसिएट ही नहीं होगा। बेटा पहले बात तो ये, जो सेकंड वाला ये कॉम्प्लेक्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्योंकि जो प्लेटिनम है, प्लेटिनम के ऊपर 4 Yes, sir. पॉजिटिव चार्ज, अगर 4 पॉजिटिव चार्ज तो ये 6 में होगा, तो वैसे ही ये गलत है। यस सर। हाँ, तो जो ऑप्शन सी है ये करेक्ट होगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, सर एक क्वेश्चन सर नंबर इसका 8 व्हेन 0.1 मोल ऑफ CuCl3, ये डाउट नहीं है, क्लोज कर दूं। सर बताओ एक बार। सर ये तो 1:2 आ गया था। तो यहाँ पे दिया गया 0.1 मोल ऑफ CuCl3 एंड अमोनिया इज ट्रीटेड विद एक्सेस ऑफ AgNO3, 0.2 मोल ऑफ AgCl इज ऑब्टेन्ड, द कंडक्टिविटी ऑफ सॉल्यूशन विल करेस्पॉन्ड टू। तो अब तुम्हें बताना है यहाँ पर कि 1 मोल अगर तुम कॉम्प्लेक्स डालोगे तो कितने आयंस बनेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो अब तुम्हें यहाँ देखना है कि ये जो तुम्हारा CuCl3 अमोनिया जो कॉम्प्लेक्स है, इसमें टोटल कितने आयंस बन रहे हैं, तुम्हें ये निकालना है, ठीक है। अगर 3 आयन बन रहा है, टोटल 3 पॉजिटिव और नेगेटिव को मिलाकर अगर टोटल 3 आयंस आ रहा है तो 1:3 होगा। अगर टोटल 2 आयंस है तो 1:2, और अगर एक ही आयंस बना, मतलब डिसोसिएट नहीं हो रहा है, तो वहां पर 1:1 इलेक्ट्रोलाइट होगा। बेसिकली तुम्हें बताना है यहाँ पर कि 1 मोल डिसोसिएट कराने पर कितने मोल आयंस मिलेंगे, है ना। तो अब यहाँ पर देखो, अगर इसको पॉइंट पटा देते हैं तो 1 मोल कॉम्प्लेक्स को डिजॉल्व करने पर 2 मोल AgCl मिल रहा है, दिख रहा है बेटा। तो पॉइंट पटा दो यहाँ पर, तुमने यहाँ 10 टाइम्स कर दिया पूरा, ठीक है। तो 1 मोल से 2 मोल मिल रहा है, मतलब कि 1 मोल कॉम्प्लेक्स में 2 क्लोराइड आयंस होंगे। मैं इस तरह दिखा रहा हूँ, इसमें ओरली बोलने में तो लोग प्रॉब्लम हो रहा होगा, मैं यहाँ दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। तो जो कॉम्प्लेक्स है तुमने ए लिया, यहाँ पे एक कॉम्प्लेक्स यहाँ पर तुमने लिया, है ना। तो यहाँ पर कुछ क्लोरीन होगा, यहाँ पर उसको रिएक्ट कराओगे AgCl से, AgCl नहीं यहाँ पर AgNO3 है, ठीक है, Ag+ यहाँ मिलेगा। तो यहाँ पर 2 मोल क्लोराइड आयन मिल रहा है या फिर AgCl मिल रहा है। इसका मतलब जितने मोल प्रेसिपिट मिलेगा उतना ही क्लोरीन होगा यहाँ पर बाहर, होगा, क्योंकि अंदर वाला तो डिसोसिएट नहीं होगा। जितना क्लोरीन बाहर होगा उतना ही मोल PPT मिलेगा, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर तुमने 1 मोल लिया, 1 मोल से 2 मोल PPT मिल रहा है। इसका मतलब कि स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर 2 क्लोरीन होगा, ठीक है। तो टोटल कितने आयंस हो गए, तो एक तुम्हारा स्क्वायर ब्रैकेट हो गया और 2 क्लोराइड आयन हो गया, तो 1 कैटायन और 2 अनायन, टोटल 3 हो गया। तो इलेक्ट्रोलाइट कैसा होगा बेटा, 1:3 इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। सर 1:3 कहाँ दिया आंसर? ये तो पहला 1:2 तो होगा, 2 क्लोरीन और एक वो 1:2। नहीं 1:3 इलेक्ट्रोलाइट, मतलब एक को डिसॉल्व करने पर 3 मिलेगा आयंस। सर 2 मिल रहे हैं ना, लेकिन क्वेश्चन में तो। अच्छा हाँ ठीक है, हाँ क्वेश्चन में 2 मिल रहा है यहाँ पर, जो क्वेश्चन है यहाँ पर, तो क्वेश्चन में लिखा हुआ है ना। तो 0.2 मोल ऑफ AgCl ऑब्टेन्ड,
वही तो है बात बेटा, है ना, कि 2 क्लोरीन बाहर है, और एक पूरा कॉम्प्लेक्स। एक हाँ पूरा तो कॉम्प्लेक्स। 2:1, 1:2। हाँ, तो यहाँ पर क्या हुआ, 2 क्लोराइड आयन बाहर है। तो एक बार देख लेना बेटा, 1:2 का मतलब क्या है, शायद मैं कुछ कंफ्यूज हो रहा हूँ यहाँ पर। तो केवल शायद अनायंस की बात कर रहा है, ठीक है। अनायंस कितना, अगर तुमने 1 इलेक्ट्रोलाइट डाला तो 1 इलेक्ट्रोलाइट से कितने अनायंस बन रहे हैं, ठीक है। तो आई थिंक मैं चेक करके बता दूंगा कि अनायन की बात कर रहा है या पूरा का पूरा कटायन और आयन को दोनों को मिलाकर। मेरे हिसाब से सर दोनों ये मिलाकर होना चाहिए। कंडक्टिविटी ऑफ सॉल्यूशन के लिए कह रहा है कि कितने आयन मिलेंगे हमें, उनका रेशो बताना है हमें। 2/3 रेशो 1/3, तो 2:1 ही तो आएगा सर। ठीक है, 2:1 आ रहा है, ठीक है। मैं इसको दोबारा भी कंफर्म कर बता दूंगा। वैसे सर मैं पूरी चेक भी कर लूंगा। हाँ चेक, हाँ क्या आ रहा है बेटा, चेक किया, क्या आया बेटा आंसर? सर 1:2 मैं ही कह आ रहा रहा हूँ है एक बार सर। और पढ़ लूंगा इसको। ठीक है, 1:2 आ रहा है, ठीक है, देख लेना एक बार। तो 1:2 लिखा हुआ, इसका मतलब क्या देख लेना। मतलब क्वेश्चन समझ में आ गया बेटा कि कितने Yes, आयन। sir. क्वेश्चन का बेसिकली मतलब ये है कि कितने क्लोराइड आयन बाहर होगा, स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर कितने क्लोराइड आयन, ये तुम्हें निकालना है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, 4th, क्वेश्चन नंबर 4। Which of the following will exhibit maximum ionic conductivity? तो जितने ज्यादा नंबर ऑफ आयंस होगा उतना ज्यादा आयनिक कंडक्टिविटी होगा। तो आयनिक कंडक्टिविटी यहाँ पर ऑप्शन गलत दिया, बी पे होना चाहिए ना, नहीं ऑप्शन बी सर होना होना चाहिए तो यहाँ पे करेक्ट। नहीं सर, फर्स्ट ही होना चाहिए। तो 4 बस है तो एक 5 मिनट। है। अच्छा यहाँ पर 5 है। पोटेशियम आयन है, ठीक है, पोटेशियम आयन यहाँ पर है, तो टोटल 5 हो जाएगा। जितने ज्यादा आयंस होंगे उतना ज्यादा कंडक्टिविटी होगा। तो यहाँ पर जो ए पार्ट में नंबर ऑफ आयंस ज्यादा है, ठीक है, 5 आयंस है। बी में देखो यहाँ पर 4 आयंस है। सी में केवल 1 आयंस मिलेगा। डी में 0 आयन, कोई आयन ही नहीं है, यहाँ पे चेक नहीं होगा। एक है ना सर, कोई आयन नहीं ना बेटा, ये न्यूट्रल है, न्यूट्रल है। ठीक है। तो 0 आयंस मिलेगा, 1 आयन, 4 आयन और ये 5 आयन, तो ए पार्ट होगा करेक्ट। सर 7। ओके सर। 7th में कॉपर सल्फेट डिजॉल्व्ड इन अमोनिया ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ। तो ये तो मैंने यहाँ पर स्टार्टिंग में बताया था, जब मैंने स्टार्ट किया था एडिशन कंपाउंड्स क्या होते हैं, वही मैंने बता दिया था, ठीक है। तो CuNH3 4SO4 ये बनेगा, बी पार्ट, ठीक है। यस सर। सर इसकी रिएक्शन बताना। स्टार्टिंग में नहीं लिखवा दिया था बेटा, जो मैं बता दे रहा हूँ, लिखवा। सर इसमें .H2O भी था। अच्छा ये .H2O है यहाँ पर, तो कॉपर सल्फेट .H में यहाँ पे SO4 होगा, ये SO4, H2 कहाँ से है, SO4, ठीक है, SO4। सर H2 रिएक्शन में तो है। यस, सर ये तो आप डबल सॉल्ट्स बना रहे हो। ठीक है। नहीं डबल सॉल्ट नहीं है, ये तो है बेटा कॉम्प्लेक्स। सर ये डबल सॉल्ट है सारे। हाँ डबल सॉल्ट है, डबल सॉल्ट सारे नहीं है बेटा, याद रखो, बताया था मैंने, डबल सॉल्ट है यहाँ पर। जो एग्जांपल नंबर 1 और 2 डबल सॉल्ट है, 3 और 4 तुम्हारा कॉम्प्लेक्स है। अच्छा अच्छा। तो सर इसमें एग्जैक्ट रिएक्शन ये है ना, .H2O क्यों नहीं आया सर? .H2 लिख देना यहाँ पर, सल्फेट भी तो होगा, .H2O जो है, .H2 लिख दो यहाँ पर, .H2O। सर सल्फेट रिएक्टेंट साइड में एक मॉलिक्यूल है, प्रोडक्ट में 2 कैसे हो गया? तो यहाँ पे देखो, इस क्वेश्चन को देखो पहले, उसको छोड़ो। तो मैंने एग्जाम्पल बताया था आपके क्या होता है, वो समझ में आ गया तुम्हें, जो उसका जो बेसिक मतलब था वो समझ में आ गया होगा, है ना। यहाँ देखो, यहाँ पर क्या होगा, कॉपर सल्फेट का डिजॉल्व करोगे तो क्या बनेगा, कॉपर सल्फेट यहाँ तो बनेगा, कॉपर अमोनिया सल्फेट। तो कॉपर होना चाहिए, अमोनिया होना चाहिए, सल्फर होना चाहिए, सल्फेट होना चाहिए। तो कॉपर और अमोनिया सल्फेट कहाँ पर है, केवल एक ही ऑप्शन में है। यहाँ देखो Yes, यहाँ पर sir. सल्फेट है ही नहीं, लास्ट में डी ऑप्शन देखोगे तो यहाँ पर अमोनिया नहीं है, ठीक है। ए में जाओगे तो ना तो कॉपर है, सॉरी न तो सल्फेट है न तो अमोनिया, तो ऑप्शन नहीं होगा। तो अब बचा क्या इसमें, बी ऑप्शन होगा यहाँ पर। तो ऐसे तुम कर सकते हो। सर इससे कॉपर सल्फेट कैसे बनेगा ये बताओ, बस मेरे को समझ नहीं आया कि इससे कैसे बनेगा। कॉपर सल्फेट को डिजॉल्व करना है अमोनिया में, इससे कॉपर सल्फेट नहीं जब बनता ये है, बनेगा। ठीक है। क्वेश्चन को पढ़ो, कॉपर सल्फेट डिजॉल्व्स इन अमोनिया ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ। तो जब कॉपर सल्फेट डिजॉल्व हो जाएगा अमोनिया में तो ये कॉम्प्लेक्स बनेगा, है ना बेटा। ओके सर। हाँ, इसको डिजॉल्व करो तो कॉपर सल्फेट नहीं बनेगा, कॉपर सल्फेट को अमोनिया में डिजॉल्व करोगे तो ये बनेगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, सर हो गया था बाकी से। बाकी तो हो भाई सर। बाकी हो गए। ये हो गया होगा तुम लोगों का। एक मिनट, इसको सिंक्रोनाइज कर दूं। तो लास्ट क्लास में मैंने बताया था CFT। तो CFT Yes, में CFT में मैंने ये एग्जाम्पल लिया था, है ना। और कुछ लोगों को समझ में आ गया, बहुत लोगों को समझ में नहीं आया। तो एक मैं और एग्जाम्पल लूंगा जिससे ये क्लियर हो जाए, ठीक है, कि कब यहाँ पर डेल्टा हो जाता होगा, कब पेयरिंग एनर्जी ज्यादा होगा, है ना। यस तो यहाँ पर मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ। एग्जाम्पल मैं ले रहा हूँ यहाँ पर बेटा, इसका जब यहाँ पर आयरन का हो गया था FeCN6, तो मैं कोबाल्ट का ले रहा हूँ, ठीक है, कोबाल्ट वाटर और कोबाल्ट फ्लोराइड का। तो मैं यहाँ पे ले रहा हूँ कोबाल्ट साइनाइड ले रहा हूँ, कोबाल्ट साइनाइड गोल्ड 6, ठीक है, CN6 4 माइनस। और दूसरा मैं ले रहा हूँ यहाँ पर कोबाल्ट फ्लोराइड 4 माइनस का, ठीक है। तो ये दो एग्जाम्पल मैं ले रहा हूँ यहाँ पे, इसको ध्यान से देखना, इसको समझ में नहीं आया बेटा लास्ट क्लास में, ठीक है। इसको मैं रीड करूंगा CFT से, देखूंगा कि क्या आ रहा है यहाँ पर, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट क्या आएगा, कलर क्या आएगा, कलर का रीजन क्या होगा, ठीक है, और इसका स्प्लिटिंग एनर्जी देख लेंगे कि कितना डेल्टा ओ का वैल्यू है। तो अब देखोगे यहाँ पे जो साइनाइड है ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। और यहाँ पर जो फ्लोरीन है, फ्लोरीन क्या बेटा, वीक फील्ड लिगेंड है। तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में डेल्टा ओ का वैल्यू ज्यादा होगा, मैंने बताया था। जो डेल्टा ओ का वैल्यू है वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में ज्यादा होगा, और जो वीक फील्ड लिगेंड है इसमें डेल्टा ओ का वैल्यू कम होगा, ठीक है। ये मैंने लास्ट क्लास में बता दिया था। तो अब ये ध्यान रखना बेटा, जब भी स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो डेल्टा ओ का वैल्यू ज्यादा होना चाहिए, और जब वीक फील्ड लिगेंड है तो डेल्टा ओ का वैल्यू कम होना चाहिए। तो यहाँ पर कोबाल्ट का तुम ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे, तो कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आ रहा है, बताओ बेटा, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कोबाल्ट। सर 2+। यहाँ पर 2+ आ रहा है, ठीक है। तो कोबाल्ट 2+, तो कोबाल्ट 2+ मतलब कितने D इलेक्ट्रॉन होंगे यहाँ पर, 7 D इलेक्ट्रॉन होगा यहाँ पर कोबाल्ट 2+ में। जो D ऑर्बिटल है उसमें 7 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। यस सर। तो मैं यहाँ पर बना दे रहा हूँ T ऑर्बिटल, ठीक है, ग्राउंड स्टेट में। यहाँ पर यह है तुम्हारा D सब सेल, और इस D सब सेल में 5 D ऑर्बिटल है और 7 इलेक्ट्रॉन को अरेंज करोगे, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, 7 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है। तो टोटल नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अगर तुम देखोगे तो आइसोलेटेड गैसेस स्टेट में टोटल 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ना। जब लिगेंड आएगा, पहले मैं ट्रीट कर रहा हूँ यहाँ पर वीक फील्ड लिगेंड से, तो जब वीक फील्ड लिगेंड दूर से लाओगे यहाँ पर, तो अब इसका एनर्जी बढ़ने लगेगा। तो जैसे तुम लिगेंड लाना स्टार्ट करोगे तो 5D ऑर्बिटल का एनर्जी इंक्रीज हो जाएगा। तो तुम बोलते हो बारी सेंटर, Yes, ये sir. तुम्हारा बारी सेंटर आगे, इसमें है तुम्हारे पास टोटल 7 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और जब और पास लाओगे, जब कॉम्प्लेक्स से जुड़ जाएगा फ्लोराइड आयन, बहुत पास आ जाएगा, तो T2G और EG में ये ब्रेक हो जाएगा। तो EG सेट ऑफ ऑर्बिटल ऊपर रहेगा और T2G नीचे रहेगा, क्योंकि T2G में लेस रिपल्सन होता है, EG में मोर रिपल्सन है। तो ये है T2G Yes, सेट sir. ऑफ ऑर्बिटल। और डेल्टा ओ इस केस में कम है, किससे कम है, पेयरिंग एनर्जी से कम, मतलब कम पेयरिंग एनर्जी से कम होगा, ठीक है। तो अब इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ पर रखोगे ऑर्बिटल्स में, तो 1 2 3 4 5 6 7 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है। फिर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स को भरोगे, है ना, इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ पर रखोगे अकॉर्डिंग टू होर्न्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, 1 2 3
4 5 6 7, यस सर। ठीक है 6 7, तो टोटल 7 इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पर भी नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 3 हो गया, तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 3 है ना। अगर तुम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो तो क्या होगा, जो Eg सेट ऑफ ऑर्बिटल्स में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन, और T2G में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, देखकर बताओ। 5 इलेक्ट्रॉन्स है सर 5। हाँ, तो ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इस तरह से लिखोगे, T2G और Eg सेट ऑफ ऑर्बिटल। तो ये Eg सेट ऑफ ऑर्बिटल ये कौन सा ऑर्बिटल बेटा, ये भी एक टाइप का d ऑर्बिटल है ना। कौन कौन सा d ऑर्बिटल बेटा Eg में, सर dx स्क्वायर y स्क्वायर, सर dx स्क्वायर माइनस y स्क्वायर dz स्क्वायर। हाँ dx स्क्वायर माइनस y स्क्वायर और dz स्क्वायर है Eg में, और T2G में है dxy dyz dzx, ठीक है। तो ये दोनों ही d और d ऑर्बिटल है ना। तो अगर यहाँ पर इसको एक्सपोज करोगे सनलाइट में, तो ये लाइट को एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है। एब्जॉर्ब करने के बाद यहाँ पर एब्जॉर्ब करने के बाद ये रेडिएट करेगा एनर्जी, ठीक है। जब एनर्जी को रेडिएट करेगा तो तुम्हें कलर दिखाई देगा, ठीक है बेटा। सर हाँ, तो यहाँ से ये एनर्जी का ग्राउंड स्टेट से ये एक्साइटेड स्टेट में जाएगा, और फिर जब वापस ग्राउंड स्टेट में आएगा तो एनर्जी रेडिएट करेगा, ठीक है। तो जब एनर्जी रेडिएट करेगा तो उसी के हिसाब से जो Sc बाई लेमडा है, उस लेमडा के अकॉर्डिंग तुम्हें कलर दिखाई देगा। तो जितने भी कॉम्प्लेक्स हैं इसका कलर तुम्हें दिखाई देता है ना, वो डी ट्रांजिशन के थ्रू दिखाई देता है ना। जो कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स कलर कैसे होगा बेटा, बिकॉज ऑफ डी ट्रांजिशन। तो यहाँ पर जो ट्रांजिशन हो रहा है, इस ट्रांजिशन को क्या बोलोगे बेटा, इसको बोलते हैं डी ट्रांजिशन, डी ट्रांजिशन, ठीक है। तो डी ट्रांजिशन से तुम्हें कलर दिखाई देगा, ठीक है बेटा। और यहाँ पे मैंने और भी बताया था कि जैसे अगर तुम बात करोगे तो ये जो एनर्जी गैप, इसका वैल्यू कितना होगा बेटा, यहाँ से लेकर 12 सेंटीमीटर से ऊपर तक का वैल्यू कितना होगा, ये होगा 3/5 डेल्टा ओ, और यहाँ पर 2/5 डेल्टा ओ, ठीक है। ये माइनस में होगा, -2/5 डेल्टा ओ। सर एक क्वेश्चन है। हाँ बोलो सर, ये जो ऊपर Eg वाले सेट में है जो इलेक्ट्रॉन्स, वो पेयर्ड क्यों नहीं है? यहाँ पर जो Eg में बेटा, यस सर, मतलब नीचे T2G में जो इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है वो ऊपर। पहले देखो बेटा, मैंने इलेक्ट्रॉन्स को डाला कैसे, ठीक है। इलेक्ट्रॉन को फिलअप कैसे किया तुमने, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को कैसे रखोगे, देखो इन दोनों में एनर्जी गैप बहुत कम है। और तुम बात करोगे तो यहाँ पर जो एनर्जी गैप है, ये 3 ऑर्बिटल और ये 2 ऑर्बिटल, इसमें एनर्जी गैप बहुत कम है। तो मान लेते हैं यहाँ पर कि जो 5 ऑर्बिटल है, 1 2 3, जो 3 नीचे है 2 ऊपर, है ना, इनका जो एनर्जी है वो ऑलमोस्ट सेम है। समझ आ रहा है बेटा, इनका जो एनर्जी है वो ऑलमोस्ट सेम है ना। अगर तुम देखोगे तो स्लाइटली जो T2G सेट ऑफ ऑर्बिटल, उसका एनर्जी थोड़ा सा कम है ना, और जो Eg सेट ऑफ ऑर्बिटल्स उसका एनर्जी थोड़ा सा ज्यादा है। जब इलेक्ट्रॉन्स को भरते हो तो इसलिए इलेक्ट्रॉन को 1 2 3 4 5 6 7 से भरते हैं ना बेटा, याद करो। यस सर। तो वही मैंने किया है, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। अच्छा, तो जो ज्यादा और इलेक्ट्रॉन्स में सुनो पहले, तो अगर और इलेक्ट्रॉन्स होगा, मान लो और इलेक्ट्रॉन आ जाता है यहाँ पर, 2 इलेक्ट्रॉन और आ गया यहाँ पर, ठीक है, D9 हो गया, है ना। तो फिर क्या करोगे, एक और यहाँ डालोगे, फिर एक यहाँ जाएगा, फिर एक यहाँ पर आएगा, फिर एक यहाँ पर जाएगा, ठीक है। तो पहले इलेक्ट्रॉन कहाँ रखोगे, पहले जिसका एनर्जी स्लाइटली लेस हो वहां पर जाएगा, फिर जिसका एनर्जी ज्यादा हो वहां पर जाएगा। अच्छा, क्योंकि वो ज्यादा स्टेबल है। स्टेबल ना, यहाँ पे एनर्जी की बात हो रहा है। एनर्जी का मतलब यहाँ पे देखो, तुम बात करो स्टेबिलिटी की, स्टेबिलिटी तो उसका ज्यादा है ना। हाँ तो सर तभी उसमें पहले भरे ना, क्योंकि एनर्जी कम है। जिसका एनर्जी कम है उसमें इलेक्ट्रॉन पहले जाएगा, ठीक है। तो इतना समझ में आ रहा है बेटा ये बात? यस। तो यहाँ पर तुम म्यू वैल्यू भी निकाल सकते हो, √15। हाँ, तो √15 उसने बोला, तो √15 आ रहा, बोर मैग्नेटॉन, यहाँ लिखोगे यूनिट, बोर मैग्नेटॉन, ठीक है। √15 मुझे तो एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिख रहा है।
ये तो अभी हुआ है ना, पहले का केस है वो। अच्छा अच्छा। क्यों? तो ये समझ में आ गया यहाँ पर? सर आपने 2 इलेक्ट्रॉन ज्यादा भर दिए ना वो। अरे नलायक, तुम तो बहुत बड़ा नलायक। अभी मैं बताया था एग्जांपल देकर ना कि 2 लीटर अगर और आ जाता तो मैंने उसको समझाने के लिए, इसने पूछा था एक बार क्वेश्चन, उसको ओके समझाने के सर, लिए मैंने ओके बोला। सर। क्लास में हो या फिर बाहर हो? सर क्लास में ही हूँ, सर आवाज अभी वो कट रही है पहले मेरे करा में। था। अच्छा, अभी किसी ने क्वेश्चन पूछा था, ठीक है, उसको एक्सप्लेन करने के लिए मैं 2 रिटर्न और डाल दिया यहाँ पर। रिटर्न उतना ही है, रिटर्न अलग से नहीं उड़कर आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। यस सर। आगे चलते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर टोटल 7 इलेक्ट्रॉन है। रिटर्न देते हैं 1 2 3 4 5 6 7। यहाँ पर जो स्प्लिटिंग एनर्जी है डेल्टा ओ का वैल्यू ज्यादा होगा साइनाइड वाले केस में। तो यहाँ पर साइनाइड है CuCN6 4 माइनस, तो साइनाइड के केस में जो स्प्लिटिंग एनर्जी है वो ज्यादा होगा। तो अब यहाँ पर जो Yes, एनर्जी sir. गैप है वो ज्यादा हो जाएगा। तुम देखोगे, कंपेयर करोगे, है ना, जो एनर्जी गैप है वो इससे ज्यादा होगा, है ना। तो ये और ज्यादा ऊपर चला गया, और ज्यादा अनस्टेबल होगा यहाँ पर तीन चीजें। जो T2G है वो और ज्यादा स्टेबलाइज होगा। इन दोनों के बीच में जो गैप है वो बढ़ जाएगा। यहाँ पे जो गैप है डेल्टा ओ का वैल्यू, वो डेल्टा ओ वैल्यू बढ़ जाएगा। किससे बढ़ जाएगा बेटा? पेयरिंग एनर्जी से। तो डेल्टा ओ इज ग्रेटर देन पेयरिंग एनर्जी, ठीक है। तो अब यहाँ पर T2G और EG सेट में जो एनर्जी गैप है, डेल्टा ओ वैल्यू ज्यादा है। तो अब यहाँ पर तुम इसको इस तरह देखोगे, ये 3 ऑर्बिटल है, यहाँ पर 2 ऑर्बिटल है, ठीक है। तो पहले तुम यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स को डालोगे, जब ये कंप्लीटली फिल्ड हो जाएगा, पूरा पूरा भर जाएगा, तब जाकर इलेक्ट्रॉन इस 2 ऑर्बिटल में जाएगा। मतलब इन दोनों के बीच में एनर्जी गैप ज्यादा है। इन जो 5 ऑर्बिटल है को एक नहीं मानोगे, 5 सबसेल है इनको एक नहीं मानोगे, है ना। ये अलग अलग अज्यूम करोगे अगर डेल्टा ओ का वैल्यू ज्यादा है। तो अब इलेक्ट्रॉन को तुम्हें यहाँ पर रखना ऑर्बिटल्स में। तो अब पहले क्या होगा बेटा? पहले इलेक्ट्रॉन इस लोअर एनर्जी ऑर्बिटल में जाएगा 1 2 3 Yes, 4 sir. 5 6, ठीक है। अब पूरा का पूरा कंप्लीट हो गया, यहाँ पर ऑर्बिटल यहाँ पर फुली फिल्ड हो गया। अब एक इलेक्ट्रॉन और रह गया है ना। अब इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर नहीं भर सकते, तो नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन अब इस हायर एनर्जी ऑर्बिटल में जाएगा, यहाँ पर आएगा, ठीक है। तो देखोगे यहाँ पर जो EG सेट ऑफ ऑर्बिटल है, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है, और जो EG1 T2G सेट ऑफ 6 है, ठीक है। तो यहाँ पर डेल्टा ओ का वैल्यू ज्यादा है पेयरिंग एनर्जी से। तो क्या ये कलर शो करेगा या नहीं शो करेगा? नो सर। करेगा बेटा। यहाँ देखो, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से ऊपर जंप करेगा, फिर ग्राउंड स्टेट में आएगा। यहाँ पे स्पेस है कि नहीं? देखो, यस सर, वैकेंट स्पेस तो है। वैकेंट है ना, ऑर्बिटल वैकेंट है। तो यहाँ से उस ऊपर वाले में जाएगा, फिर ग्राउंड स्टेट में आएगा। तो ये DD ट्रांजिशन से कलर शो करेगा। तो यहाँ पर भी DD ट्रांजिशन होगा, ठीक है। अगर DD ट्रांजिशन होगा तो वहां पर तुम्हें कलर दिखाई देगा। तो जो कंपाउंड है कलर्ड कंपाउंड होगा। अब समझ में आ गया बेटा सबको, या फिर कोई और एग्जांपल चाहिए? सर आ गया तो सर कल ही। हो गया बेटा, आगे चले। सर कलर वाला केस कल वाले के लिए दोनों में कलर है कल भी। यहाँ पर अभी कलरलेस वाला में एग्जांपल, हाँ यहाँ पे भी दोनों कलर्ड है। ये भी देखो, यहाँ से इलेक्ट्रॉन जाएगा ऊपर में, यहाँ वैकेंट है। यहाँ देखो, यहाँ पर भी, यहाँ से इलेक्ट्रॉन ऊपर जाएगा, पेयर्ड होगा, फिर नीचे आएगा, ठीक है। ऊपर भी कलर शो करेगा, जो मैंने सर स्क्रीनशॉट ले लो। ओके सर। आगे बेटा टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल क्रिस्टल। तो जो टेट्राहेड्रल है कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स कब बनेगा? टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स वीक फील्ड लिगेंड के केस में बनता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो पॉइंट्स है, पॉइंट्स को देख लेंगे। यहाँ पर लिखा गया है इन ए टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर द लिगेंड्स आर लोकेटेड एट अपोजिट कॉर्नर ऑफ ए क्यूब इनक्लोजिंग द एक्सिस। Point 2, the orbitals are split into 2 energy level, but in the reverse order of octahedral field.
जो ऑक्टाडल फील्ड है उसका उल्टा कर दोगे, ठीक है, मतलब T2G ऊपर आ जाएगा और EG नीचे आ जाएगा। देखो यहाँ पर जो T2G है ये ऊपर आ गया है और EG सेट ऑफ ऑर्बिटल नीचे है, ठीक है। बाकी सब वही देखो d ऑर्बिटल्स है, d ऑर्बिटल फ्री आयन। यहाँ पे देखोगे ये बारी सेंटर तुम्हारा हो गया, ये है बारी सेंटर, ठीक है। एवरेज एनर्जी ऑफ द d ऑर्बिटल इन स्फेरिकल क्रिस्टल फील्ड, बारी सेंटर। और यहाँ पर ये स्प्लिटिंग दिखाया गया है, ठीक है। तो ये टेट्राहेड्रल फील्ड है, तो यहाँ पर जो स्प्लिटिंग एनर्जी होगा उसको डेल्टा ओ में क्या लिखोगे बेटा, यहाँ पर डेल्टा टी। समझ में आ रहा है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर जो फील्ड है, हेलो आवाज सुनाई दे रहा है? यस सर, यस। तो यहाँ पर जो फील्ड है वो टेट्राहेड्रल फील्ड है, इसलिए तुम इसको डेल्टा टी लिखोगे, ठीक है, डेल्टा टी, है ना बेटा। तो डेल्टा टी मतलब यस सर। क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी फॉर टेट्राहेड्रल फील्ड। और यहाँ पर जो एनर्जी गैप है देखो यहाँ पे ऊपर वाला, ये क्या होगा बेटा 2/5 डेल्टा टी, और नीचे क्या होगा बेटा -3/5 डेल्टा टी। यहाँ पर जो तुमने ऊपर लिखा था बस रिवर्स कर देना है। जो ऑक्टाडेल था, ऑक्टाडेल में ऊपर क्या लिखा था 3/5 था, 3/5 डेल्टा नीचे 2/5 और नीचे था 2/5, तो बस इसका रिवर्स कर देना है, ठीक है। जो चीजें हैं उल्टा हो गया है, ऑक्टाडेल का उल्टा कर दिया गया है। और यहाँ पर डेल्टा ओ के जगह पर डेल्टा टी यूज करोगे सिंबल। यस आ जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, नीचे क्या लिखा है उसको देख लेते हैं। टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस 4 ऑफ द 8 कॉर्नर ऑफ क्यूब आर ऑक्यूपाइड बाय लिगेंड्स। तो देखो अगर तुम्हें टेट्राहेड्रल बनाना क्यूब में, तो क्यूब में टेट्राहेड्रल कैसे बनेगा? जो क्यूब है, क्यूब में अपोजिट कॉर्नर को मिलाओ। यहाँ पे सेंटर पे तुम्हारा मेटल आयंस होगा, जो मेटल आयन है क्यूब के सेंटर पर होगा, और ऊपर अपोजिट कॉर्नर को मिलाओ और नीचे अपोजिट कॉर्नर को मिलाओ। तो जो लिगेंड है इस अपोजिट कॉर्नर पर आएगा, ठीक है। ये तुम्हारा मेटल हो गया, ऊपर इस तरह से लिगेंड है, इस तरह से दो, और दो अपोजिट कॉर्नर में नीचे लिगेंड होगा। इस तरह से क्यूब के अंदर तुम टेट्राहेड्रल को बना सकते हो, टेट्राहेड्रल को। ये तुम्हारा टेट्राहेड्रल शेप होगा, है ना। तो अब यहाँ पर देखोगे जो एक्सिस है, जो तुम्हारा लिगेंड है, लिगेंड एक्सिस के बीच में आएगा। जो तुम्हारा क्यूब है, अगर तुम क्यूब की बात करोगे, ठीक है, तो तुम्हारा ये हो गया मेटल आयंस यहाँ पर। तो एक्सिस के बीच में से लिगेंड आ रहा है, जो चारों लिगेंड है इन बिटवीन द एक्सिस अप्रोच करेगा। समझ में आ रहा है बेटा? देखो यहाँ बनाया गया है यस सर। लिगेंड। तो जो लिगेंड बेटा, ये मैं 2D में दिख रहा होगा तुम्हें कि ये स्क्वायर प्लेनर है, जबकि ये 3D में है, ठीक है। स्क्वायर प्लेनर नहीं है ये। तो जो चारों लिगेंड है, तो चारों लिगेंड इन बिटवीन एक्सिस, मतलब एक्सिस के साथ अप्रोच नहीं करेगा, एक्सिस के बीच में से आएगा। तो वो ऑर्बिटल, वो टी ऑर्बिटल जिसके लोब इन बिटवीन एक्सिस है, उसका एनर्जी इंक्रीज हो जाएगा। समझ में आ रहा है बेटा? वो ऑर्बिटल्स, वो डी ऑर्बिटल है ना, वो डी ऑर्बिटल जिसका लोब, जिनका लोब एक्सिस के बीच में लाई करता है, ठीक है, एक्सिस के बीच में रिपल्शन ज्यादा होगा, वहां पर रिपल्शन ज्यादा होगा, उसका एनर्जी बढ़ जाएगा। तो क्यों dx dy, हाँ, तो वहां पर रिपल्शन ज्यादा होगा, जहां पर रिपल्शन ज्यादा होगा उसका एनर्जी बढ़ जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी। ओके सर। ये तुम्हारा पोटेंशियल एनर्जी है ना बेटा, है ना। तो यहाँ पे जब T2G सेट ऑफ ऑर्बिटल के लोब इन बिटवीन एक्सिस है, तो ये रिपल्शन ज्यादा होगा तो इसका एनर्जी ज्यादा होगा, तो हायर एनर्जी होगा। रिपल्शन ज्यादा तो हायर एनर्जी ऊपर हो जाएगा, जिसका स्टेबिलिटी ज्यादा होगा नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो ये रीजन यहाँ पर है, ठीक है, समझ में आ गया? यस सर, उसका अपोजिट है, अपोजिट है। तो ये तुम्हारा हो गया टेट्राहेड्रल फील्ड। तो यहाँ पे एग्जांपल भी ले सकते हो, कोई भी एग्जांपल। तो याद रखो यहाँ पर जो T2G और EG सेट ऑफ ऑर्बिटल्स है ना, इसके बीच में एनर्जी गैप कम होता है। जो T2G और EG सेट ऑफ ऑर्बिटल है, ये जो डेल्टा टी का वैल्यू कम होता है, डेल्टा टी का वैल्यू कम होगा, है ना। तो जो डेल्टा टी होता है, डेल्टा ओ और डेल्टा टी में एक रिलेशन होता है। डेल्टा ओ इज इक्वल टू डेल्टा टी इज इक्वल टू डेल्टा 4/5 नहीं, 4/5 नहीं, 4/9 डेल्टा ओ, ठीक है।
डेल्टा टी इज इक्वल टू 4/9 डेल्टा ओ। मतलब डेल्टा टी का वैल्यू क्या होगा? डेल्टा टी का वैल्यू कम है डेल्टा ओ से। तो अगर डेल्टा टी का वैल्यू कम है मतलब जो एनर्जी गैप वो कम होगा। अगर एनर्जी गैप कम होगा तो दोनों के बीच में, है ना, जो एनर्जी डिफरेंस होगा, दोनों के बीच में जो डिस्टेंस होगा वो कम होगा, है ना। तो चाहे वीक फील्ड लिगेंड हो, तो एक्चुअली जो तुम्हारा टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स है वो वीक फील्ड लिगेंड के केस में ही बनता है। अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो वहां पर स्पायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स बनेगा। ठीक है, तो इसको नोट कर लो। नोट कर लिया होगा यहाँ पर सर? एक सेकंड, नीचे वाला दिखाना। इसको ये नोट हो गया। ठीक है, नीचे देख लो यहाँ पर। ले लिया सर, स्क्रीनशॉट ले लिया। ओके, तो आगे आते हैं यहाँ पर। आगे है यहाँ पर ऑर्बिटल ऑक्यूपेंसी इन क्रिस्टल फील्ड। ऑर्बिटल्स ऑक्यूपेंसी क्या है आप देख लेते हैं, है ना। तो यहाँ दिया गया है डिपेंड्स ऑन द ऑर्बिटल्स ऑक्यूपेंसी इन क्रिस्टल फील्ड। तो यहाँ पर जो डेल्टा है, डेल्टा हो या डेल्टा, है ना, तो इसका जो रिलेशन हो क्या है, तो जो डेल्टा हुआ, डेल्टा ओ डिपेंड्स ऑन मैग्नीट्यूड ऑफ डेल्टा। ठीक है, डेल्टा ओ और डेल्टा टी दोनों के बारे में लिया है। ठीक है, तो डिपेंड्स ऑन द मैग्नीट्यूड ऑफ डेल्टा वेरीज विद द स्ट्रक्चर। ठीक है, जो डेल्टा ओ है, डेल्टा ओ का वैल्यू जाता होगा टेट्राहेड्रल से। तो टेट्राहेड्रल इज अप्रोक्सीमेटली 45% ऑफ ऑक्टाहेड्रल फील्ड। और थर्ड पॉइंट लिखा गया है जो 4d है, 4d ऑर्बिटल के लिए जो डेल्टा है, डेल्टा का वैल्यू ज्यादा होगा 3d से, है ना। अगर तो बात करोगे डी, जो डी ऑर्बिटल्स है, सॉरी डी ब्लॉक एलिमेंट है, डी ब्लॉक। ठीक है, तो यहाँ पर अलग अलग सीरीज का 3d सीरीज, 4d सीरीज, 5d सीरीज, है ना। जिस तरह से सीरीज चलता है, 3d सीरीज में क्या है, स्कैंडियम है, वेनेडियम, ये जो तुम्हारा सीरीज है जिंक तक, ये तुम्हारा है 3d सीरीज। इसके नीचे जो होगा, इसके यट्रियम, रुथनियम, जिरकोनियम। हाँ, और उसके नीचे क्या होगा बेटा, लैंथेनॉइड्स वाली। तो अगर 3d से 4d में जाओगे तो डेल्टा टी का वैल्यू बढ़ जाएगा 1.45%, 1.45 हो जाएगा। ठीक है, और अगर 4d से 5d में जाओगे तो भी जो डेल्टा ओ है उसका वैल्यू इंक्रीज होगा अप्रोक्सीमेटली 1.74। ठीक है, कितने टाइम्स इंक्रीज आ रहा है? अगर 3d है, 3d से कितने टाइम्स इंक्रीज होगा बेटा, 1.45। अगर तुम 3d से 5d में जा रहे हो तो भी डेल्टा ओ या डेल्टा टी का वैल्यू 1.74 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर तुम जिंक या फिर कैडमियम को कंपेयर करोगे तो जिंक के लिए डेल्टा का वैल्यू क्या होगा, कम होगा। किससे कम होगा बेटा, कैडमियम से। अगर तुम बात करोगे यहाँ पर कॉपर और सिल्वर का, तो कॉपर और सिल्वर अगर सेम टाइप का कॉम्प्लेक्स बना रहा है तो किसके लिए डेल्टा ओ का वैल्यू ज्यादा होगा। सो डेल्टा ओ फॉर कॉपर, डेल्टा ओ फॉर कॉपर विल बी स्मॉलर देन फॉर डेल्टा ओ ऑफ सिल्वर। समझ में आ रहा है बेटा? क्योंकि कॉपर क्या है, कॉपर 3d में है और सिल्वर क्या है, 4d में है ना। हेलो, यस सर। यस सर। तो समझ में आ रहा है बेटा मैं क्या बोल रहा हूँ? तो अगर तुम डाउन द ग्रुप जाओगे, डाउन द ग्रुप जाने पर डेल्टा ओ का वैल्यू ये कितना है भूल जाओ, ये तुम्हें याद करने की जरूरत नहीं है, बस ये याद रखो डाउन द ग्रुप, ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप डेल्टा ओ वैल्यू इंक्रीजेस। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डाउन द ग्रुप जाओगे डेल्टा ओ का वैल्यू इंक्रीज होगा। हाँ बोलो सर। डेल्टा और डेल्टा टी दोनों बराबर ही इंक्रीज होंगे। हाँ, अप्रोक्सीमेटली देखो, अगर डेल्टा ओ है तो डेल्टा ओ का 45% क्या ऑक्टाहेड्रल, चाहे तुम ऑक्टाहेड्रल ले लो चाहे तुम टेट्राहेड्रल ले लो, है ना। तुम्हें रिलेशन मालूम है, डेल्टा ओ इज इक्वल टू, है ना, 9/4 डेल्टा टी, ये तो होता है रिलेशन, है ना। तो अगर तुम्हें डेल्टा, मैं डेल्टा बोल रहा हूँ, डेल्टा ओ, अगर डेल्टा ओ इंक्रीज हो रहा है तो क्या होगा, डेल्टा टी भी तो इंक्रीज होगा। सर तो वैल्यूज ये वही रहेंगी 1.45 1.74 वही रहेगा ना बेटा, सेम रेशियो में इंक्रीज होगा, है ना। डेल्टा ओ जितना वैल्यू इंक्रीज होगा उतना ही डेल्टा टी इंक्रीज होगा। और तुम यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई करोगे या 5 से मल्टीप्लाई करोगे उतने टाइम पे भी तो इंक्रीज होगा। ओके सर, ओके। ठीक है, तो आगे चलते हैं यहाँ पर। तो ये 3 पॉइंट समझ में आ गए बेटा। एक और पॉइंट यहाँ पर है ना। तो जो डेल्टा ओ है, डेल्टा ओ डिपेंड्स ऑन ऑक्सीडेशन नंबर,
ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है। तो अगर ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज करोगे, जैसे तुमने यहाँ पर लिया कोबाल्ट 2+ एंड कोबाल्ट 3+, तो जितना ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट होगा उतना ज्यादा डेल्टा ओ वैल्यू होगा, ठीक है। याद रखो, हायर द ऑक्सीडेशन स्टेट हायर विल बी द वैल्यू ऑफ डेल्टा। डेल्टा मतलब डेल्टा ओ या डेल्टा टी दोनों ले सकते हो। तो ये फोर्थ पॉइंट नोट कर लेना। फोर्थ पॉइंट क्या नोट करोगे बेटा? हायर द वैल्यू ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट यस सर। हायर विल बी डेल्टा, ठीक है। डेल्टा मतलब डेल्टा ओ और डेल्टा टी। यस सर। तो अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट नोट लिखना होगा तुम्हें, ठीक है। इंपॉर्टेंट नोट क्या होगा? इंपॉर्टेंट नोट तुम लिखोगे यहाँ पर, इन केस ऑफ, तो जो स्ट्रॉन्ग फील्ड और वीक फील्ड लिगेंड लेते हैं वो 2+ के लिए है, ठीक है। इफ ऑक्सीडेशन स्टेट इज ग्रेटर देन 2, ठीक है। इफ ऑक्सीडेशन स्टेट ग्रेटर देन 2, all ligands will work as strong field ligand, ठीक है। अगर ऑक्सीडेशन नंबर 2 से ज्यादा है, जितने भी लिगेंड है वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड तरह बिहेव करेगा, चाहे वो हैलाइड्स हो, चाहे वो ब्रोमाइड्स हो, है ना, चाहे वो है ना वाटर हो। वाटर के केस, वाटर भी क्या होगा? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड तरह बिहेव करेगा। कब? अगर ऑक्सीडेशन नंबर, अगर मेटल आयन का ऑक्सीडेशन नंबर 2 से ज्यादा हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, ठीक है। तो वहां पर जितने भी वीक फील्ड लिगेंड है वो भी स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह बिहेव करेगा, मतलब पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा ना। मेटल का ही ऑक्सीडेशन नंबर बेटा, मेटल का, ठीक है, सेंट्रल मेटल आयन का। यहाँ पर नोट लिख दोगे, इसको नोट में अलग से लिखोगे यहाँ पर नोट। सर वहाँ मेटल आएगा ना, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल। हाँ, ये विल वर्क एज स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, ठीक तो है। यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ लिगेंड, यहाँ लिख दूं ऑफ लिगेंड, also of metal. If oxidation state of metal is greater than 2, all ligand will work as strong field ligand. लिख लिया सर। हो गया सर। तो अब यहाँ पर तुम्हें ध्यान देना है ना, कि जो स्टेबिलिटी है, स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स डिपेंड्स ऑन डेल्टा ओ। देखो नोट नंबर 2, नोट नंबर 1 था, नोट नंबर 2, स्टेबिलिटी is directly proportional to the delta। तो जितना ज्यादा डेल्टा वैल्यू होगा उतना ज्यादा कॉम्प्लेक्स का स्टेबिलिटी होगा, ठीक है। इसको नोट कर लो नोट नंबर 2 में। ओके सर। नोट कर लिया होगा। तो अभी नीचे छोटे छोटे पॉइंट्स है, इसको देख लेते हैं। 3-4 पॉइंट्स है यहाँ पर, एक ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है सर। एक बार ऊपर करना है और ऊपर बस सर, हो गया। यहाँ पर ये परसेंटेज और 1.4.1.75 याद करने की जरूरत नहीं है। बस मैंने ये बताया बेटा, डाउन द ग्रुप जाओगे तो डेल्टा ओ का वैल्यू इंक्रीज होगा। ओके, तो यहाँ देखते हैं बेटा, एक्सप्लेनेशन फॉर द कलर एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। तो कलर मैंने बता दिया बेटा, कलर तुम्हें क्यों दिखाई देगा? बिकॉज ऑफ डी ट्रांजिशन, ठीक है। तो जो डी ट्रांजिशन है उसी से कलर दिखाई देता है। तो समझ में आ गया, मैंने ऊपर बता दिया कि तुम्हारा जो T2G और EG सेट ऑफ ऑर्बिटल है, EG से इलेक्ट्रॉन T2G में जाएगा, फिर वापस आएगा। जब वापस आएगा तो यहाँ पर तुम्हें रेडिएशन दिखाई देगा, उस रेडिएशन का जो कलर होगा वही कॉम्प्लेक्स का कलर है, ठीक है। यहाँ लिखा हुआ पॉइंट 1, कलर ऑफ कॉम्प्लेक्स डिपेंड्स ऑन मेटल, इट्स ऑक्सीडेशन स्टेट एंड इट्स लिगेंड। तो अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो वहां पर जो डेल्टा ओ है उसका वैल्यू ज्यादा होगा। वीक फील्ड लिगेंड तो डेल्टा ओ का वैल्यू कम होगा, है ना। जितना ज्यादा यहाँ पर डिफरेंस होगा, एनर्जी गैप होगा, उतना ज्यादा एनर्जी रेडिएट करेगा, ठीक है। तो मेरा बेटा आगे देखो, ये वैल्यूज याद रखनी है वेवलेंथ वाली।
नहीं, कुछ नहीं याद रखना है, बस याद रखना है कब ज्यादा कब कम होगा। यहाँ पे वैल्यू दिया गया है एनसीईआरटी में, है ना, तो ये पूछेगा नहीं, मुझसे पूछता नहीं है। इतना कलर कौन याद करेगा? येलो का 535 है, ये 535 येलो में किस पॉइंट पर है? येलो का भी एक बैंड होगा ना बेटा, येलो यहाँ स्टार्ट होगा, यहाँ Yes, पर खत्म sir. होगा, तो आप यहाँ पहुंचता मीन पॉइंट हो, या फिर यहाँ पर कहाँ पे याद करोगे कि यहाँ से यहाँ तक तुम्हारा ये शार्प नहीं होता है, अप्रॉक्सीमेटली बोला गया ये येलो है या फिर ये ब्लू है। आगे मैं देखूंगा, यहाँ पे मैं एक व्हील बना दूंगा, कलर व्हील बनाऊंगा आगे, उसको याद कर लेना, कलर व्हील को याद कर लो, समझ में आ जाएगा, इसको याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आगे जब मैं बताऊंगा कलर व्हील, उसको याद कर लेना। तो आगे देखो यहाँ पे लिखा हुआ है पॉइंट टू में दिया गया पेल ब्लू कॉपर वाटर 2+ कैन कन्वर्टेड टू डार्क ब्लू बाई एडिंग द अमोनिया, है ना। देखो यहाँ पर कॉपर में जो वाटर है, वाटर को हटाया तुमने, अमोनिया डाल दिया यहाँ पर, तो वाटर पहले था, दिख रहा वाटर यहाँ पर, इस कॉम्प्लेक्स के अंदर वाटर दिख रहा है सबको, सबको दिख रहा है बेटा? यस नो बोलो। ओके, अब वाटर को हटाकर तुमने यहाँ क्या डाल दिया? अमोनिया, अमोनिया अंदर, यस बोलो बेटा। यस सर। अब वाटर तुम्हारा वीक फील्ड लिगेंड है, अमोनिया क्या है? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। तो वीक फील्ड में जो डेल्टा ओ है, डेल्टा ओ का वैल्यू कम होगा, स्ट्रॉन्ग फील्ड में डेल्टा ओ का वैल्यू ज्यादा होगा। इतना मालूम सबको? जी सर। तो अगर डेल्टा ओ का वैल्यू कम है तो ये क्या होगा बेटा? यहाँ पर जो कलर है तुम्हें फेड कलर दिखाई देगा, है ना। और यहाँ पर अगर हमने डाल दिया अमोनिया, तो अमोनिया डालने पर क्या होगा? तुम्हें स्ट्रॉन्ग कलर तुम्हें दिखाई, डेल्टा ओ का वैल्यू ज्यादा हो गया। अगर डेल्टा ओ का वैल्यू ज्यादा है तुम्हें क्या दिखाई देगा बेटा? यहाँ पर डार्क कलर दिखाई देगा। जितना ज्यादा डेल्टा ओ का वैल्यू होगा उतना तुम्हें डार्क कलर तुम्हें दिखाई देगा, ठीक है, उतना इंटेंस कलर तुम्हें दिखाई देगा। अगर डेल्टा ओ का वैल्यू कम है तो जो वेवलेंथ है, स्मॉलर वेवलेंथ तुम्हें दिखाई देगा, तुम्हें रेडिश कलर दिखाई देगा, रेड दिखाई देगा या पर्पल कलर दिखाई देगा, ये रेड, येलो या फिर लाइट ग्रीन दिखाई देगा कलर। डेल्टा ओ का वैल्यू ज्यादा है तो तुम्हें पर्पल कलर दिखाई देगा, वायलेट कलर दिखाई देगा, ब्लू कलर दिखाई देगा, ठीक है। देखो यहाँ पर कलर देखो दिख रहा है, जितना ज्यादा यस सर। दिख रहा है। आगे चलते हैं, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, है ना। तो जो स्प्लिटिंग है, स्प्लिटिंग से तुम यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लोगे कि कहाँ पर कितने नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, कितने पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, उससे तुम मैग्नेटिक प्रॉपर्टी बता सकते हो कि कौन सा कंपाउंड डायमैग्नेटिक है, कौन सा पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस है। तो ये एग्जांपल देने की जरूरत नहीं है, तुम खुद से काउंट करके बता सकते हो कि कोबाल्ट अमोनिया में कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, COFe6 में कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। यस सर। आगे चलते हैं, इलस्ट्रेशन दिया गया है, कुछ क्वेश्चन दिए गए होंगे, उस क्वेश्चन को कर लेते हैं, ठीक है। तो छोटे छोटे क्वेश्चन यहाँ पर है, एक्सरसाइज 1 में देख लेते हैं। यहाँ पर एक्सरसाइज 1 में क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज मोर स्टेबल एंड वाई। तो पहला कंपाउंड दिया है K4 Fe6, दूसरा कंपाउंड है K3 Fe6। दो कंपाउंड है, इन दोनों का स्टेबिलिटी बताना है ना। तो स्टेबिलिटी कैसे बताओगे? तो स्टेबिलिटी यहाँ देखोगे तुम, जो मेटल आयन उसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो। तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट 2 है और यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट 3 है। और मैंने बताया था जितना ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट है ना, हायर द ऑक्सीडेशन स्टेट हायर विल बी द वैल्यू ऑफ डेल्टा ओ, है ना। अगर ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज जाएगा तो डेल्टा ओ वैल्यू बढ़ जाएगा, और जितना ज्यादा डेल्टा ओ होगा उतना ज्यादा क्या होगा बेटा? स्टेबिलिटी होगा, ठीक है। तो अब इन दोनों में किसका स्टेबिलिटी ज्यादा होगा? K3 Fe6 का, ठीक है, इसका स्टेबिलिटी ज्यादा होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं, यहाँ पर तो नोट कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, तो आइडेंटिफाई द कॉम्प्लेक्स विच आर एक्सपेक्टेड टू बी कलर्ड एंड एक्सप्लेन। कौन कलर्ड होगा, कौन कलर्ड नहीं होगा, व्हाइट होगा, ये तुम्हें बताना है यहाँ पर, है ना। तो बता सकते हैं बेटा? T0 याद रखो, T0 और D10। T0 और D10 क्या होगा बेटा? ये होगा कलरलेस, ठीक है, और बाकी सब क्या होगा? कलर्ड होगा। तो मैं यहाँ पर जो सोल्यूशन है इसका सोल्यूशन ओपन कर दे रहा हूँ, तुम लोग कर लेना घर पर जाकर, ये कराया जा चुका है, ठीक है। सर ये D0 D10 वाला हर जगह वैलिड है ना, क्रिस्टल फील्ड हर जगह हाँ। तो मैं अगर कोई क्वेश्चन सॉल्व करना तुम डायरेक्ट VBT इजी है ना बेटा, VBT करोगे क्वेश्चन, ठीक है। VBT जो रिजल्ट आएगा वही है ना CFT में यूज होता है, CFT। तो दोनों का रिजल्ट जो मैच करता है, चाहे तुम मैग्नेटिक म्यू को वैल्यू ले लो, चाहे तुम कलर्ड या अनकलर्ड कंपाउंड ले लो,
नंबर ऑफ अनपेड रन, या फिर तुम हाइब्रिडेशन में बात कर लो, ठीक है। तो वीबीटी और सीएफटी में जो रिजल्ट सेम आएगा, तो बेटर है कि जो क्वेश्चन तुम्हें करना है, क्वेश्चन तुम करोगे वीबीटी से, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से तुम सॉल्व करोगे क्वेश्चन को, ठीक है, वीबीटी। तो याद रखना, अगर ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है, जितने भी लिगेंड है सब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा। यहाँ देखो, तो ए ऑप्शन में बताया गया एक कलरलेस है ना, क्योंकि यहाँ पर जो तुम्हारा कॉम्प्लेक्स है उसमें D0 है, ये D0 है ही नहीं। बी में देखो यहाँ पर D10 है, तो D10, ठीक है, तो ये भी कलरलेस है, कलरलेस। सी में आ जाओगे तो ये कलर्ड होगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पर D3 है, तो D0 है तो D10 है। तो डी ऑप्शन में आ जाओ, डी में दिया गया यहाँ पर D2 भी क्या है, D0 भी नहीं है और D10 भी नहीं है, तो भी क्या कलर्ड होगा। ठीक बेटा, आगे चलते हैं। एक्सरसाइज नंबर 3, account for the following NiCN4 to minus is square planar and diametric whereas NiCl4, तो हाइब्रिडेशन देख लो यहाँ पर, NiCN4 का हाइब्रिडेशन क्या बेटा, DsP2 है, इसका हाइब्रिडेशन क्या बेटा, sp3 होगा, ठीक है, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो क्या होगा DsP2, वीक फील्ड लिगेंड देगा होगा sp3 होगा, VBT से ये टेट्राडोल होगा, स्क्वायर प्लेनर होगा, ठीक है। तो यहाँ पर म्यू निकाल लोगे, म्यू वैल्यू, क्योंकि पेयरिंग हो जाएगा तो क्या होगा, ये डायमैग्नेटिक, और यहाँ पेयरिंग नहीं होगा, यहाँ पर अनपेयर्ड होगा तो ये पैरामैग्नेटिक होगा। समझ में आ रहा है क्वेश्चन नंबर 3? जी सर। आगे चलते हैं यहाँ पर, आगे लिमिटेशन ऑफ क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, लिमिटेशंस को देख लेते हैं, ठीक है। 2 लिमिटेशन है। नंबर 1, अनायनिक लिगेंड शुड एब्सॉर्ब क्रिटिस स्प्लिटिंग इफेक्ट, जबकि ऐसा होता नहीं है। जो अनायनिक लिगेंड है जैसे X-, I-, Br- ये वीक फील्ड लिगेंड है। जब अगर नेगेटिव चार्ज है तो ज्यादा क्रिस्टल फील्ड क्रिएट करना चाहिए। क्रिस्टल फील्ड यहाँ पर जो फील्ड है, फील्ड का वैल्यू और स्ट्रांग होना चाहिए, जबकि इसका उल्टा है। इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया। नंबर 2, इट डज नॉट टेक अकाउंट द कोवेलेंट फैक्टर ऑफ बॉन्डिंग बिटवीन द लिगेंड एंड सेंट्रल एटम, ठीक है। मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, यहाँ पर कोई ओवरलैपिंग नहीं होता। यस सर, ये बोला गया है। तो ये भी एक ड्रॉबैक है, जबकि ओवरलैपिंग को भी दिखाना चाहिए, इंक्लूड करना चाहिए क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में, लेकिन उसको इंक्लूड नहीं किया गया, ठीक है। ये तो ड्रॉबैक है। हाँ बोलो सर। ओवरलैपिंग हटाने से मतलब फायदा क्या हुआ सीएफटी में? कुछ ये इसने एक्सप्लेन कर पाया ओवरलैपिंग हटाने से, है ना। जैसे यहाँ पर जो वीक फील्ड और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है उसको ये एक्सप्लेन कर पाया अच्छे से कि हाँ ये वीक फील्ड लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड मतलब, है ना। और उसने बताया कि यहाँ पर जो स्प्लिटिंग होता है DT, अगर यहाँ पर ओवरलैपिंग होता है, यहाँ पर स्प्लिटिंग कैसे दिखाता है, DT ट्रांजिशन कैसे दिखाता है कि ये इसका एनर्जी आता है, इसका एनर्जी कम है। तुम दिखाओगे जब दोनों पॉइंट चार्ज हो, प्लस और माइनस हो, ठीक है, तभी तुम स्प्लिटिंग दिखा पाओगे DD ट्रांजिशन में, सॉरी DD स्प्लिटिंग दिखा पाओगे। यस सर, तो इसलिए चार्ज बना लिया। हाँ, तो अभी देखो ये जो ड्रॉबैक है, आगे क्या हुआ, एक और थ्योरी आया, ठीक है, सीएफटी पर एक और थ्योरी आया, उसको बोला गया लिगेंड फील्ड थ्योरी, ठीक है। जो सीएफटी था, सीएफटी में कुछ ड्रॉबैक था, ये दो ड्रॉबैक है, उसको ओवरकम करने के लिए क्या है बेटा, एलएफटी। तो एलएफटी में क्या हुआ, एलएफटी में हम लोग अज्यूम किए कि जो लिगेंड है वो पॉइंट चार्ज या पॉइंट डाइपोल है, जो मेटल है वो पॉइंट पॉजिटिव चार्ज है। अब लिगेंड क्या है, लिगेंड तो यहाँ पर बेटा फील्ड क्रिएट करेगा ही, साथ में यहाँ पर कोवेलेंट बॉन्ड भी बनाएगा लिगेंड, है ना। तो यहाँ पर ओवरलैपिंग को भी इंक्लूड किया गया, जो तुम्हें नहीं पढ़ना है, आगे पढ़ोगे तुम, ठीक है। तो लिगेंड फील्ड थ्योरी से इसको ओवरकम किया गया। तो लिगेंड फील्ड थ्योरी में कुछ ड्रॉबैक होगा, तो उस ड्रॉबैक को एमओटी ने दूर किया है बाद में, ठीक है। तो 2 थ्योरी यहाँ पे छूट गया तुम लोगों का, तुम लोगों को नहीं पढ़ना है, एलएफटी और एमओटी, ठीक है। आगे चलते हैं यहाँ पर, कलर ऑफ कॉम्प्लेक्स। तो जो कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स का कलर देखेंगे, है ना। तो कलर क्या होता है, ये मैंने व्हील डायग्राम भी बनाया हुआ है, ठीक है। तो नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन, अगर नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन 0 है ना, या 1 है, मैं नंबर ऑफ अनपेयर्ड, यहाँ नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन को लिख रहा हूँ 1 2, ये मैं लिख रहा हूँ 3, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ 4 5
6 7 8 9 10। तो 10 मैं यहीं पे लिख दे रहा हूँ, ठीक है। तो अगर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन या डी इलेक्ट्रॉन 0 हो या 10 हो, है ना, 0 हो या 10 हो, तो 0 वाला क्या होगा? 0 मतलब होगा तुम्हारा टाइटेनियम या फिर स्कैंडियम 3+, टाइटेनियम 4+ ले लो या स्कैंडियम 3+ ले लो, स्कैंडियम 3+ या फिर टाइटेनियम 4+ हो गया, तो ये क्या होगा? 0 में आ गया, है ना। और अगर तुम बात करोगे D10 का, तो जिंक हो गया, जिंक 2+, मरकरी 2+, ये क्या है? तुम्हारा D10 है। तो अगर D10 या D0 है तो उसका कलर क्या होगा बेटा कॉम्प्लेक्स का? कोई कलर होगा बेटा D0 या D10 में? नो सर, नो ट्रांजिशन से नो कलर। नो कलर, ठीक है। तो तुम क्या लिखोगे यहाँ पर? कलरलेस, ठीक है, कलरलेस लिखोगे, ठीक बेटा। अगर D1 है ना, तो D1 मतलब क्या हुआ है? स्कैंडियम 2+ हो जाएगा, टाइटेनियम 3+। ठीक है, टाइटेनियम 3+ हो गया। और भी एग्जांपल दे सकते हैं यहाँ पर, वैनेडियम 2+ बोल सकते हैं यहाँ पर, है ना। तो अगर ये है, अगर नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन, अगर एक डी इलेक्ट्रॉन है तो कंपाउंड क्या बेटा? कलर्ड होगा, तो लिख सकते हो कलर्ड कंपाउंड या कलर्ड कॉम्प्लेक्स, ठीक है। तो कलर क्या होगा यहाँ पर? जो कलर है, कलर मैं लिख दे रहा हूँ, जो प्रोबेबल कलर है वो मैं बता रहा हूँ, ठीक है, जरूरी नहीं यही कलर हो। तो जो प्रोबेबल कलर है यहाँ पर वो है वायलेट, ठीक है, वायलेट। यहाँ पे जो कलर होगा लिखोगे यहाँ पर वायलेट कलर। तो जो टाइटेनियम है, टाइटेनियम 3+ का जो कलर है वो होता है वायलेट। और जो वेनेडियम होता है, वेनेडियम 4+, वेनेडियम 4+, ठीक है, वेनेडियम को मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर, वेनेडियम 4+, ये तुम्हारा होगा, ये भी वायलेट होगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो कलर है वो वायलेट कलर होगा, ठीक बेटा। और अगर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, डी इलेक्ट्रॉन यहाँ पर 2 हो जाए, अनपेयर्ड बोल रहे हैं, डी इलेक्ट्रॉन अगर 2 हो जाए, है ना, तो उस केस में ये जो कॉम्प्लेक्स है वो कलर्ड कॉम्प्लेक्स होगा, ठीक है। तो इन सबका जो कलर है मैं यहाँ पर प्रॉबेबल कलर लिख दे रहा हूँ, और कुछ कलर को मैं बोलूंगा इसको याद करना है, ठीक है। जिसको याद करना है उसको याद कर लेना अच्छे से, क्योंकि वो पूछता है वो कॉम्प्लेक्स, ठीक है। सर उसके आगे रिमेम्बर लिख देना। हाँ, तो मैं यहाँ पे IMP वगैरह मैं बता दूंगा किस तरह से याद करना है, तो समझ में आ जाएगा। तो कुछ मैं हिंट दे दूंगा। तो यहाँ देखो बेटा D2 है यहाँ पर, तो ये हो गया D2, ये तुम्हारा था D1, ये तुम्हारा है D3। तो अगर D2 है तो D2 में एग्जांपल है वेनेडियम 3+। वेनेडियम 3+ का जो कलर है वो ब्लू टू ग्रीन होगा, ब्लू टू ग्रीन, है ना। तो ये ब्लू कब होगा, ग्रीन कब होगा, है ना। तो जो लिगेंड है, तुम लिगेंड को चेंज करते जाओगे। अगर वीक फील्ड लिगेंड है तो ग्रीन कलर होगा, और अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो ब्लू कलर तुम्हें दिखाई देगा, ठीक है। D3 का एग्जांपल लिख लिया यहाँ पर, क्रोमियम 3+। जो क्रोमियम है, क्रोमियम 3+, ये है वायलेट टू ग्रीन। D4 ये है, D4 का एग्जांपल तुम लिखोगे क्रोमियम 2+, ठीक है, और क्रोमियम 2+ का कलर है ब्लू। और एक एग्जांपल और है Mn3+, ये होता है वायलेट। D5 का एग्जांपल है Mn2+, एग्जांपल है पेल पिंक। दूसरा यहाँ पे एग्जांपल है Fe3+। Fe3+ का कलर होगा येलो ब्राउन। D6 और D6 है तो एग्जांपल यहाँ लोगे Fe2+ का, Fe2+, और Fe2+ का कलर होगा ग्रीन। D7 का एग्जांपल तुम लोगे कोबाल्ट 2+,
और कोबाल्ट 2+ का कलर होगा पिंक टू ब्लू। सर पेल पिंक येलो ब्राउन एक ही कलर है? क्या बेटा? ये नहीं, ये पेल पिंक येलो ब्राउन। ये एक मिनट बेटा, मैं यहाँ पे सही करूँगा। Mn2+, Mn2+ का पेल पिंक ओके होगा, सर। Fe3+ का येलो ब्राउन होगा। ओके तो CO2+ का हो जाएगा पिंक ब्लू। मतलब पिंक से ब्लू तक वेरी करेगा लिगेंड को इंटरचेंज सर, करने पिंक पर। टू ब्लू। हाँ, मतलब कि अगर तुम लिगेंड को चेंज करोगे तो पिंक हो सकता है और ब्लू भी हो सकता है, ठीक है? सर हाँ बोलो। सर ये जो आपने ब्लू टू ग्रीन वगैरह लिखे हैं, ये सब लिगेंड चेंज होने की वजह से हैं? बिल्कुल, लिगेंड चेंज करोगे, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो कलर क्या होगा बेटा? कलर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में डार्क होगा। तो पिंक और ब्लू में कौन सा डार्क कलर है? ब्लू है ना। तो स्ट्रॉन्ग फील्ड के इसमें क्या होगा? ब्लू कलर होगा। अगर तुमने क्लोरीन लिया है, मान लो तुमने यहाँ पर कॉम्प्लेक्स बनाया, यहाँ पर तुम्हारा कोबाल्ट अमोनिया कॉम्प्लेक्स है, ठीक है? कोबाल्ट अमोनिया का अगर ये तुम्हारा कॉम्प्लेक्स है, कलर क्या होगा बेटा यहाँ पर? यानी यहाँ देखो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, इतने लिगेंड सब स्ट्रॉन्ग फील्ड है, अमोनिया 6 अमोनिया है, कलर क्या होगा? ब्लू होगा। अगर तुमने यहाँ पर वीक COCl6 ले लिया यहाँ पर, है ना, तो ये वीक फील्ड हो गया, तो कलर क्या होगा यहाँ पर? पिंक हो जाएगा, ठीक है? इस तरह से कलर चेंज होता है। यस सर। D8, तो D8 का एग्जांपल है निकल 2+। निकल 2+ का जो कलर है वो होगा ग्रीन। और D9, जो D9 है उसमें एग्जांपल दिया गया है कॉपर 2+ का। कॉपर 2+ का जो कलर है वो होगा ब्लू। तो अब जो D9 है इसको याद करना है, ठीक है? निकल 2+ का कलर याद करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आयरन 2+ का कलर तुम्हें याद करना है, ठीक है? और यहाँ पर क्रोमियम 3+ का कलर, ठीक है? इसको याद रखना है। क्रोमियम 3+, आयरन 2+, निकल 2+, ये भी बेटा है, ये वर्नस थ्योरी में आता है, पिंक टू ब्लू, कोबाल्ट 2+ का, ठीक है? तो पिंक से ब्लू में चेंज हो रहा है यहाँ पर। तो कॉपर तुम्हें कलर तो मालूम है, कॉपर का जो कलर है ब्लूइश कलर होता है यहाँ पर। तो इसका नोट्स बना लो, यहाँ पर स्क्रीनशॉट लेना, स्क्रीनशॉट ले लो। सर ऊपर। तो मैंने पूरा बना दिया इस तरह से, पूरा आ गया यहाँ पर टेबल। सर एक मिनट। स्क्रीनशॉट ले लिया? हाँ, स्क्रीनशॉट ले लो इसका बेटा। ये ले लिया D9 है, सर। D9। तो अब यहाँ देखो, है ना, यहाँ पर एक कलर व्हील है। जब तुम DD ट्रांजिशन करते हो तो ये तुम्हारा है मान लो D, और ये भी क्या है बेटा? D। तो ये मान लो T2G है, ये EG है, ठीक है? तो अगर DD ट्रांजिशन करते हो तो ग्राउंड स्टेट से जो इलेक्ट्रॉन है वो एक्साइटेड स्टेट में जाएगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ पर जाएगा, है ना? तो इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करने के लिए कुछ एनर्जी चाहिए तुम्हें कि नहीं चाहिए? चाहिए ना बेटा? ये बेटा बताओ। यस अगर इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जाए तो यहाँ पर एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है? तो जो एनर्जी एब्जॉर्ब किया, मान लो यहाँ पर रेट के करस्पॉन्डिंग एनर्जी को एब्जॉर्ब किया, एब्जॉर्ब कर लिया बेटा यहाँ पर। और फिर क्या हुआ बेटा? ये जो एनर्जी एब्जॉर्ब किया फिर वापस क्या ग्राउंड स्टेट में आएगा। ये अरे एनर्जी एब्जॉर्ब करके यहाँ पर एक्साइटेड स्टेट में गया, फिर ग्राउंड स्टेट में आएगा तो यहाँ पर एनर्जी रिलीज करेगा, ठीक है? ये एनर्जी रिलीज करेगा, जो एनर्जी रिलीज करेगा वो यहाँ पर तुम्हें दिखाई देगा, ठीक है? तो अब इसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री कलर। तो रेड का कॉम्प्लीमेंट्री कलर क्या है? ग्रीन, ठीक है? तो जो रेड है, रेड का कॉम्प्लीमेंट, अगर रेड लाइट को एब्जॉर्ब किया तुम्हें ग्रीन कलर का सब्सटेंस दिखाई देगा। और अगर वायलेट कलर को, अगर ये वाला लाइट एब्जॉर्ब करेगा तुम्हें क्या दिखाई देगा बेटा? अगर वायलेट कलर को एब्जॉर्ब किया कॉम्प्लेक्स ने तो वायलेट का कॉम्प्लीमेंट्री कलर क्या है? बोलो तो। येलो। येलो। येलो।
तुम्हें येलो कलर दिखाई देगा। अगर ऑरेंज कलर को एब्जॉर्ब किया तो क्या दिखाई देगा? ब्लू कलर blue। दिखाई देगा, है ना। तो ये एब्जॉर्ब्ड लाइट है। सर एब्जॉर्ब ऊपर जाते हुए करेगा। हाँ, मतलब जो लाइट एब्जॉर्ब है यही तो एब्जॉर्ब हुआ, ऊपर गया फिर वापस ग्राउंड स्टेट में आएगा तो एनर्जी रिलीज करेगा, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा रिफ्लेक्टेड या फिर क्या बोलते, ट्रांसमिटेड लाइट। लाइट नहीं बोलोगे यहाँ पर, एनर्जी, ठीक है। एनर्जी यहाँ पर रिफ्लेक्ट करेगा, तो एनर्जी यहाँ से रिलीज। बना लिया होगा ये, आगे चले। यस सर। तो आगे हम लोग पढ़ना है स्टेबिलिटी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इन सॉल्यूशन, ठीक है। जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है उसका स्टेबिलिटी क्या होगा, स्टेबिलिटी कैसे देखोगे। आइसोमेरिज्म शायद आज नहीं हो पाएगा, तो आइसोमेरिज्म नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आइसोमेरिज्म बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है आइसोमेरिज्म से, तो देख लेंगे हम लोग बाद में, ठीक है। स्टेबिलिटी ऑफ कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स इन सॉल्यूशन, बहुत ही आसान चीज है बेटा, तुम लोगों ने केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़ा था क्लास 11th में, है ना। तो बस केमिकल इक्विलिब्रियम को दिमाग में रखो, यस सर। उससे से ये सॉल्व हो जाएगा। इसका जो क्वेश्चन है बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन आता है, या फिर आएगा ही नहीं क्वेश्चन, क्योंकि बहुत ही आसान है ना। तो याद रखो, यहाँ पे दो चीज तुम्हें याद रखना है, एक है तुम्हारा स्टेबिलिटी कॉम्प्लेक्स, ठीक है, स्टेबिलिटी कांस्टेंट, ठीक है, स्टेबिलिटी कॉम्प्लेक्स। तो स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स तुम कैसे देखोगे, जैसे मान लो तुम्हें एक कॉम्प्लेक्स बनाना है ML4 का। तो ML4 मतलब क्या हुआ, ये M तुम्हारा सेंट्रल मेटल एटम है, L तुम्हारा लिगेंड है। तो जो सेंट्रल मेटल एटम है, सेंट्रल मेटल, उससे 4 लिगेंड अटैच होगा। तूने मेटल ले लिया यहाँ पर, मेटल के साथ 4 लिगेंड यहाँ पर अटैच हो गया, तो क्या बन जाएगा बेटा, ML4 हो जाएगा, ML4। तो यहाँ पर एक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आएगा, यहाँ पर क्या है बेटा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। और ये जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आता है उसको क्या बोलते हैं, स्टेबिलिटी कांस्टेंट। ये होता है बेटा स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी कांस्टेंट, है ना, स्टेबिलिटी कांस्टेंट। इसी को K से रिप्रेजेंट किया था, तो K क्या होगा बेटा, K इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ ML4 डिवाइड बाय क्या होगा, ये तो होगा कंसंट्रेशन ऑफ L और L, है ना। तो इसका जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, इसी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को स्टेबिलिटी कांस्टेंट बोलते हैं। तो जितना ज्यादा स्टेबिलिटी कांस्टेंट K का वैल्यू होगा, देखो यहाँ लिखा हुआ है K is known as the stability constant of complex. The numerical value of the K which is measured the stability of complex in solution. Greater the magnitude of stability constant, more stable is the complex. जितना ज्यादा K का वैल्यू होगा उतना ज्यादा स्टेबल कॉम्प्लेक्स होगा, बस इतना ही है, ठीक है। नोट कर लो इसको। यस सर, क्योंकि उतना प्रोडक्ट बन। हाँ, नोट कर लो इसको बेटा। सर यहाँ पे आपने मतलब दोनों साइड एरो दिखाए हैं, तो वापस भी बन सकता है। हाँ, रिवर्सिबल वाले इक्विलिब्रियम तभी तो है। इक्विलिब्रियम के में ही तुम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिफाइन करते हो बेटा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या, अगर रिवर्सिबल रिलेशन तो क्या है आपके, तो तुम डिफाइन कर सकते हो, नहीं ना। यस। तो आगे हम लोग पढ़ने बेटा आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ठीक है। हम लोगों ने आईयूपीएसी नेमिंग भी देखा था पूरा ऑर्गेनिक की तरह, आईयूपीएसी नेमिंग। अब यहाँ देखो ऑर्गेनिक तरह तुम लोगों को क्या देखना है, यहाँ पर लिखना है, यहाँ पर आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस। तो दो टाइप का आइसोमेरिज्म यहाँ पर है, एक है तुम्हारा स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और दूसरा है स्टीरियो आइसोमेरिज्म। देखो यहाँ लिखा हुआ है, यस, ठीक है, स्ट्रक्चरल और स्टीरियो। अभी तक सर सिंक्रोनाइज नहीं हुआ। तो स्ट्रक्चरल मतलब क्या होगा बेटा, यहाँ नीचे लिखा हुआ है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हैविंग सेम कंपाउंड बट डिफरेंट बॉन्डिंग अटैचमेंट आर नोन एज स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, ठीक है। तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में हम लोगों को पढ़ना है 4 टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म, आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म, आयनाइजेशन आइसोमर्स, हाइड्रेशन आइसोमर्स, लिंकेज आइसोमर एंड कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स। तो हम लोग दोनों पढ़ना बेटा। यहाँ पर हम लोग पहले पढ़ना है स्ट्रक्चरल आइसोमर
दूसरा पढ़ना है स्ट्रक्चर के बाद क्या पढ़ना है, स्टीरियो। ठीक है, सर हाँ बोलो। सर स्ट्रक्चर एक बार बताना मतलब क्या है? नीचे तो आ रहा है बेटा यहाँ पर, तुम लोगों ने देखो ऑर्गेनिक्स कंपेयर करो, इस तरह ऑर्गेनिक तूने पढ़ा था, है ना। जो आइसोमेरिज में Yes, दो sir. टाइप का होगा, एक होगा तुम्हारा स्ट्रक्चरल, ठीक है, एक होगा तुम्हारा क्या होगा बेटा, स्ट्रक्चरल होगा, मतलब कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, डिफरेंट स्ट्रक्चर। सो तुम क्या बोलोगे, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज में, एंड कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, सेम स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बट डिफरेंट अटैचमेंट ऑफ अ डिफरेंट ग्रुप और different property of different optical property are known as optical or stereoisomerism। ठीक है, तो अगर तुमने ग्रुप को अलग अलग टाइप से अटैच किया है तो तुम बोलोगे स्टीरियो। ठीक है, जैसे मानो तुमने ग्रुप को यहाँ अटैच किया, इसको यहाँ पर अटैच न करके तुमने यहाँ स्लाइटली एक एंगल से अटैच किया, है ना, ये क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पर तुम बोलोगे इसको स्टीरियोआइसोमेरिज्म है। तो यहाँ पर राइट साइड है, तो ये भी राइट साइड है, ये भी राइट साइड है, बस यहाँ पे थोड़ा सा हॉरिजॉन्टली है, यहाँ पर थोड़ा सा एक एंगल पर इसने अटैच किया है ग्रुप को, लिगेंड को, है ना, उसको तुम क्या बोलोगे, स्टीरियो आइसोमर। लेकिन अगर तुमने कंपाउंड तो सेम लिया लेकिन उसका जो स्ट्रक्चरल है, तुमने यहाँ पर जो स्ट्रक्चर बनाया वो अलग अलग आ रहा है, उसको तुम बोलोगे स्ट्रक्चरल आइसोमर। तो हम लोग आगे एग्जाम्पल में समझ जाएंगे कि क्या होता है स्ट्रक्चरल आइसोमर, अभी ध्यान देने की जरूरत नहीं है, एग्जाम्पल जब आएगा बेटा ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। तो यहाँ देख लो आइसोमर का पहले डेफिनेशन नोट कर लो यहाँ पर। ठीक है, स्ट्रक्चरल आइसोमर यहाँ पर 4 टाइप का होगा। तो नंबर 1 हम लोग देखेंगे यहाँ पर आयनाइजेशन आइसोमर। ठीक है, नंबर 1 है आयनाइजेशन आइसोमर। एक बात बता दो मेरा बेटा, यहाँ पर नेक्स्ट क्लास में या नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट क्लास तो नहीं हो पाएगा, नेक्स्ट वीक हम लोग को स्टार्ट होगा T and F ब्लॉक एलिमेंट। ठीक है, T and F ब्लॉक एलिमेंट। ठीक है, D एंड F ब्लॉक एलिमेंट हम लोग स्टार्ट करेंगे P ब्लॉक एलिमेंट, और P ब्लॉक एलिमेंट के बाद स्टार्ट होगा तुम्हारा मेटलर्जी। ठीक है, मेटलर्जी के बाद होगा तुम्हारा ऑर्गेनिक स्टार्ट हो जाएगा, एल्काइल एंड एराइल हैलाइड्स। तो अभी 3 बड़े बड़े चैप्टर है, D एंड F, P ब्लॉक एलिमेंट्स, मेटलर्जी। तो ये पूरा इनऑर्गेनिक तुम्हारा कंप्लीट हो जाएगा। इस इनऑर्गेनिक को कंप्लीट करने के बाद हम लोग आ जाएंगे ऑर्गेनिक पर। तो ऑर्गेनिक में हम लोग रिवीजन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो इनऑर्गेनिक के बाद है बेटा पूरा जमकर इनऑर्गेनिक है, तो इनऑर्गेनिक तुम लोग बेटा बहुत मेहनत करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा चीजों को। तो क्लास में आने से पहले तुम लोग इनऑर्गेनिक पढ़ कर आओगे एनसीईआरटी से। आगे देख लेते हैं यहाँ पर। तो ये दिया गया यहाँ पर आयनाइजेशन आइसोमर। तो आयनाइजेशन आइसोमर क्या होता है, देखो यहाँ पर काफी अच्छे से समझ में आ जाएगा, हम लोग केवल एग्जाम्पल समझ लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर 2 कॉम्प्लेक्स दिया गया है। पहला जो कॉम्प्लेक्स है, तो तुम देखोगे फर्स्ट कॉम्प्लेक्स को दिखा रहा हूँ यहाँ पर, 1 मिनट, दोनों के बीच में थोड़ा सा, हाँ। तो अब यहाँ देखो ये जो तुम्हारा कॉम्प्लेक्स है ना, और जो सेकंड कॉम्प्लेक्स है ना, इन दोनों को देखोगे तो जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। देखो कोबाल्ट 1 है, अमोनिया देखो यहाँ पर 4 अमोनिया है, है ना, तो 4 अमोनिया यहाँ पर हो गया। क्लोरीन यहाँ देखो 1 2 2 क्लोरीन हो गया यहाँ पर, ब्रोमीन 1 है तो 1 ब्रोमीन हो गया। ठीक है, यहाँ पर देखोगे तो 1 कोबाल्ट हो गया, 4 अमोनिया हो गया, 2 क्लोरीन हो गया, 1 ब्रोमीन हो गया। ठीक है, तो इन दोनों कॉम्प्लेक्सेस का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। ठीक है, लेकिन देखोगे कि जो आयनाइजेशन स्फीयर है और जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर है उसमें नंबर ऑफ आयन, जो आयन्स है वो अलग अलग है। यहाँ पर जो आयनाइजेशन स्फीयर है, आयनाइजेशन स्फीयर में क्लोराइड आयन है, यहाँ पर जो आयनाइजेशन स्फीयर है यहाँ पर क्या है, ब्रोमाइड आयन है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या डिफिनेशन लिखा हुआ है, स्ट्रक्चरल आइसोमर विच आयन एक्सचेंज in which ion exchange between ligands and anions। मतलब समझ में आ गया, ऊपर कुछ गलत लिखा हुआ है, मिस हो गया ऊपर, है ना। तो ये समझो कि आयनाइजेशन स्फीयर और कोऑर्डिनेशन स्फीयर में अगर आयन्स इंटरचेंज हो गया तो वहां पर क्या होगा, आयनाइजेशन स्फीयर, सॉरी आयनाइजेशन आइसोमर। ये तुम्हारा क्या है बेटा, Cl- कहाँ पर है, Cl- तुम्हारा आयनाइजेशन स्फीयर में है ना। और ब्रोमीन कहाँ पर बेटा, ब्रोमीन तुम्हारा कोऑर्डिनेशन स्फीयर में है। अगर कोऑर्डिनेशन स्फीयर का आयन निकलकर आयनाइजेशन स्फीयर में चला जाए, यहाँ देखो इंटरचेंज कर दिया, आयनाइजेशन स्फीयर और कोऑर्डिनेशन स्फीयर को तुमने इंटरचेंज कर दिया, तो जो तुम्हारा आइसोमर होगा तुम बोलोगे आयनाइजेशन आइसोमर। सेम एग्जांपल नीचे दिया गया है, नाइट्रो बाहर था, नाइट्रो अंदर चला गया। ठीक है, आयंस को इंटरचेंज कर दिया,
क्वांटम स्फीयर और आयनिसन स्फीयर में तुमने आयंस को इंटरचेंज कर दिया तो ये दोनों क्या हो जाएगा, आयनाइजेशन आइसोमर। तो आयंस के इंटरचेंज से जो आइसोमर बनता है उसको तुम बोलोगे आयनाइजेशन आइसोमर। ठीक है, सबको समझ में आ गया? अरे बेटा समझ में आ रहा सबको? यस सर यस। बोलते हैं नहीं, चुपचाप बैठे हुए हो। नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन पूछूंगा, ठीक नोट है? कर रहे थे ना। नेक्स्ट क्लास में आने पर मैं सबसे क्वेश्चन पूछूंगा क्वांटम नंबर, क्वांटम कंपाउंड का। ठीक है, तो जो क्वांटम कंपाउंड है पूरा पढ़ कर तुम लोग आओगे, और नेक्स्ट वीक तुम लोगों का इसका टेस्ट भी होने वाला होगा ना, इसी वीक है सर अभी है। अच्छा, तो मैं बता दूं, सिलेबस बता देता हूं मंडे लोगों को। सिलेबस क्या है बेटा? जो सिलेबस है तुम्हारा सीएफटी तक आएगा, अप टू सीएफटी। मतलब अब तो मतलब उससे पहले का। हाँ ठीक है, उसके बाद का नहीं आएगा, अप टू सीएफटी। तो क्रिस्टल सीएफटी इंक्लूडेड है इसमें? हाँ इंक्लूडेड। अप टू मतलब क्या हुआ, इंक्लूडेड हो गया ना, प्लस स्टार्टिंग से क्लास 1 से लेकर अप टू सीएफटी तक आएगा। मतलब यहाँ पर जो मैं आने नंबर पढ़ा, ये सब पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, ये सब नहीं आएगा, केवल क्रिस्टल फील्ड थ्योरी तक आएगा। तो यस सर बेटर। आगे देख लेते हैं। आगे है हाइड्रेशन आइसोमर। हाइड्रेशन आइसोमर तो जो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन अगर वो अलग अलग आ जाए, ठीक है, तो उसको तुम बोलोगे हाइड्रेशन आइसोमर। यहाँ देखो, तो ये जो कॉम्प्लेक्स दिखाई दे रहा है ना, फर्स्ट एग्जांपल देख लो यहाँ पर, इन तीनों का, फर्स्ट का, सेकंड का, थर्ड का, इन तीनों का जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो सेम होगा, लेकिन जो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है वो अलग अलग है। इसमें जितने भी वाटर मॉलिक्यूल है वो कॉम्प्लेक्स के अंदर है, कॉम्प्लेक्स आयन के अंदर है। इसमें एक वाटर मॉलिक्यूल कॉम्प्लेक्स आयन से कम हो गया, ठीक है। यहाँ पर क्या हुआ बेटा, यहाँ पर 6 था, एक और कहाँ चला गया? यस सर। एक यहाँ पे मिस हो गया होगा, डॉट वाटर यहाँ पर सर बाहर होगा ना, ठीक है, डॉट H2O, ठीक है। तो इन दोनों को देखोगे, इसको हटा दो, ये बीच वाला कुछ गड़बड़ लेकर आ मुझे। इन दोनों को देखो, इन दोनों को, है ना, इन दोनों को, फर्स्ट और लास्ट को देखो। सर लास्ट में भी कम है। 4 और 2 6 होना चाहिए, एक 2 कर लो यहाँ पर, 2H2O, डॉट 2H2O, ठीक है। मिस हो गया मुझे लग रहा है, ये वाला एग्जांपल सही लग रहा है मुझे। ये वाला देखो, यहाँ पर नीचे वाला देखो, यहाँ देखो, यहाँ पर वाटर क्या है, वाटर क्वांटम स्फीयर के अंदर है। अब यहाँ पर जो वाटर है बेटा, यहाँ पर आयनाइजेशन स्फीयर में आ गया, तो इन दोनों तुम क्या बोलोगे, हाइड्रेशन आइसोमर। जो वाटर है, जो सॉल्वेंट है, वो क्वांटम स्फीयर से क्वांटम आयनाइजेशन स्फीयर में आ गया। तो अगर सॉल्वेंट क्वांटम स्फीयर से आयनाइजेशन स्फीयर में आ जा रहा है तो उसको तुम बोलोगे हाइड्रेशन आइसोमर, ठीक है, या सॉल्वेशन आइसोमर। अगर तुम्हारा सॉल्वेंट वाटर है तो हाइड्रेशन हो जाएगा, अगर सॉल्वेंट वाटर नहीं है तो उसको तुम बोलोगे सॉल्वेशन आइसोमर, ठीक है। यस सर। यहाँ लिखा हुआ है स्ट्रक्चरल आइसोमर इन विच वाटर एक्सचेंज बिटवीन लिगेंड एंड हाइड्रेट्स। तो यहाँ पर जो वाटर है वो लिगेंड के फॉर्म में अंदर, और यहाँ पर वाटर क्या है, ये हाइड्रेट के फॉर्म में। तो ये पहले लिगेंड था वाटर, अब हाइड्रेट बन गया वाटर, इसीलिए बोलते हैं इसको हाइड्रेशन आइसोमर। नेक्स्ट है लिंकेज आइसोमर, ठीक है। तो लिंकेज आइसोमर केवल एम्बीडेंटेड लिगेंड्स में होगा। अगर एम्बीडेंटेड लिगेंड है, ये एम्बी होगा, यहाँ पे गलत मिस्टेक हो रहा है, प्रिंटिंग मिस्टेक है सर, टाइपिंग मिस्टेक। हाँ हो जा रहा है टाइपिंग मिस्टेक। तो एम्बीडेंटेड लिगेंड, तो अगर एम्बीडेंटेड लिगेंड है तो वहीं पर लिंकेज आइसोमेरिज्म होगा। तो यहाँ देखो, यहाँ पर CN क्या है बेटा, कॉम्प्लेक्स के अंदर है, लिगेंड के फॉर्म में CN। यहाँ पर भी CN क्या है बेटा, लिगेंड्स के फॉर्म में है। बस यहाँ पर जो CN है, CN साइनाइड है, ठीक है। यस सर। और यहाँ पर क्या है, आइसोसाइनाइड। तो इसी को बोलते हैं लिंकेज आइसोमर, क्योंकि यहाँ पर जो लिंकिंग है, जो लिंकेज है वो कार्बन से है, और यहाँ पर जो लिंकेज है वो नाइट्रोजन के साथ बॉन्ड बनाया, जो मेटल है नाइट्रोजन से बॉन्ड बनाया है, यहाँ पर मेटल कार्बन से बॉन्ड बनाया है, ठीक है। जो लिंकेज है वो अलग अलग आ रहा है। अगर लिंकेज अलग आ गया तो तुम बोलोगे लिंकेज आइसोमर। और लिंकेज आइसोमर कब होगा बेटा, जब एम्बीडेंट लिगेंड हो तभी हो सकता है। जैसे NO2 हो गया, ठीक है,
और तुम्हारा ये हो गया, तुम्हारा साइनाइड हो गया, ठीक है, HCN हो गया, ये सब क्या है, ये सब एम्बीडेंट लिगेंड है। तो एम्बीडेंट लिगेंड में लिंकेज आइसोमर होगा, NO2 माइनस, CN माइनस, HCN माइनस। समझ में आ गया? ओके सर, यस सर। लास्ट वाला भी देख लेते हैं, फिर हम लोग छोड़ देंगे, तो लोग नेक्स्ट क्लास में आना। स्टीरियो आइसोमर हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो कोऑर्डिनेशन आइसोमर, तो कोऑर्डिनेशन आइसोमर बेटा कब होगा, इसके लिए एक स्पेशल कंडीशन है जहां पर कटायन और अनायन दोनों ही कॉम्प्लेक्स साइन हो, कटायन भी कॉम्प्लेक्स हो और अनायन भी कॉम्प्लेक्स हो, ठीक है। तो एग्जांपल नंबर 1 को देखो, यहाँ पे फर्स्ट एग्जांपल है, ठीक है। यहाँ पर देखोगे कि जो कटायन है CONH3, यहाँ पर ये क्या है बेटा, ये कटायन है, ठीक है, और COCN6 ये क्या है तुम्हारा एनायन हो गया। कटायन और अनायन दोनों ही कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। तो अब क्या हुआ, जो कटायन है, कटायन से लिगेंड अगर अनायन में इंटरचेंज हो जाए और अनायन से लिगेंड कटायन में अगर इंटरचेंज हो जाए, ठीक है, देखो कॉम्प्लेक्स के अंदर से जो क्वाड्रेशन स्फीयर है, क्वाड्रेशन स्फीयर के अंदर से लिगेंड इंटरचेंज हो रहा है, ठीक है। तो अगर इस तरह से लिगेंड इंटरचेंज हो जाए, मतलब जो क्रोमियम है, क्रोमियम के साथ अमोनिया आ जाए, ठीक है, और कोबाल्ट के साथ साइनाइड आ जाए, तो कोबाल्ट के साथ क्या आ गया, देखो कोबाल्ट के साथ साइनाइड आ गया और क्रोमियम के साथ अमोनिया आ गया, मतलब कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर लिगेंड का इंटरचेंज हो रहा है। समझ गए। तो उसको तुम बोलोगे कोऑर्डिनेशन आइसोमर। एक एग्जांपल और देखो नीचे, है ना, तो यहाँ देखोगे, यहाँ पर कोबाल्ट क्रोमियम के साथ अमोनिया है, यहाँ पर क्रोमियम के साथ ऑक्जेलेट है, ठीक है, और यहाँ पर कोबाल्ट के साथ क्या है बेटा, अमोनिया है, ठीक है, समझ में आ गया होगा। तो यहाँ बेटा बताओ, ये जो Cr ऑक्जेलेट है, CrC2O4 होल थ्राइस, ठीक है, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? 6। तो देखो बेटा, जो ऑक्जेलेट है, ऑक्जेलेट डाइडेंटेड लिगेंड है, ठीक है। तो अब देखो कितने डाइडेंटेड लिगेंड बेटा, 3 है, 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 हो जाएगा तुम्हारा कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ पर हो जाएगा 6। यस सर। अगर तुम बात करोगे यहाँ पर कोबाल्ट TnCl4, यहाँ देखो बेटा, जो पॉलीडेंटेड लिगेंड है उसको ब्रैकेट में लिखा जाता है, ये तुम्हारा पॉलीडेंटेड लिगेंड इसको ब्रैकेट में लिखा गया है, ठीक है। तो अब यहाँ पर इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा? 6। जो En है, ये बाइडेंटेड लिगेंड है, तो 2 हो जाएगा इसका। यस सर। क्लोरीन तुम्हारा मोनोडेंटेड है, तो 4 क्लोरीन, तो 4 हो जाएगा, ठीक है। तो 2 + 4 कितना हो जाएगा? 6। तो यहाँ पर हो गया, है ना, कोऑर्डिनेशन नंबर 6। तो याद रखना। तो यहाँ पर डेंसिटी को भी ध्यान रखा जाता है बेटा। यहाँ तुम कल देख रहे थे 3 हो गया, तो इसका मतलब ये नहीं है कोऑर्डिनेशन नंबर 3 हो गया, है ना। ओके, तो नेक्स्ट क्लास हम देखेंगे स्टीरियो आइसोमेरिज्म। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा डिफिकल्ट भी है, चीजों से हटकर है, तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म है, ठीक है, कुछ एग्जांपल है, और फिर ये बॉन्डिंग इन मेटल का खत्म हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्लास में देखते हैं बेटा, है ना। थोड़ा सा ओके, बाय बाय। थैंक यू सर, गुड नाइट सर।